अध्याय 91 सिहोरस की ताकत। पहले दौर में जीतने के लिए फेंग युआन को बधाई। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद पालतू झुंड ने उत्साही चीयर्स की एक लहर को छोड़ दिया। मत्स्यांगना महिला ने अपनी आंखों में आंसू के साथ प्रतियोगिता क्षेत्र छोड़ दिया। दूसरा दौर डाइविंग की प्रतियोगिता थी। पानी के प्रकार के पालतू जानवर के रूप में पानी पर इसका नियंत्रण स्वाभाविक रूप से आग के रूप में स्पष्ट है। तैराकी के अलावा दूसरी घटना यह है कि जिस समय ये पानी में प्रवेश करता है उस समय पालतू के समन्वय का परीक्षण किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। अगला हमारे दूसरे प्रतियोगी का स्वागत करें मियाओ बू वर्म। उद्धरण चिन्ह। गर्जन। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। उसके बाद फेंग युआन ने एक केचुआ देखा जो प्रवेश द्वार से 2 मीटर लंबी पैदल दूरी पर था। शुइवन ने परिचय देना जारी रखा। जैसा कि सभी जानते हैं, समुद्र की दुनिया में मछली प्रकार के पालतू जानवरों का वर्चस्व है, लेकिन जब डाइविंग की बात आती है तो मुझे डर है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि असली राजा जमीन से एक प्राणी है, एक केचुआ प्रकार का पालतू जानवर। लगातार 2 साल के चैंपियन मियाओ बू वर्म इस बार रिंग मास्टर के रूप में फेंग युआन की चुनौती को स्वीकार करेंगे। तो फेंग युआन, आप प्रतियोगिता के लिए कौन सा पालतू भेजेंगे? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने बर्फ के समुद्री घोड़े पर इशारा किया। ये दर्शाता है कि वह अपना पालतू नहीं बदलेगा। ठीक है, तो क्या आप डाइविंग के नियमों के बारे में स्पष्ट हैं? जिस क्षण आप पानी को छूते हैं, छोटे छींटे, शरीर का बेहतर समन्वय या सबसे मजबूत क्षमता। क्या आप सब तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। केचुआ अपने शरीर को सिकुड़ता है, बेहद घृणित दिखता है। यदि ये पसीने की एक जोड़ी नहीं पहन रहा था तो फेंग युआन ने सोचा होगा कि यह कुछ अजीब प्राणी था। लेकिन ईमानदार होने के लिए, ये कहते हुए कि केचुआ डाइविंग का चैंपियन था, फेंग युआन केवल अपने पिता की पसंदीदा गतिविधियों में से एक के बारे में सोच सकता था, जो मछली पकड़ रहा था। और मछली पकड़ने के लिए चारा केचुआ था। ये कहना वास्तव में संभव था कि यह डाइविंग का चैंपियन था। सबसे पहले केचुआ 10 मीटर प्लेटफॉर्म पर चला गया, उसके सिर को हिला दिया और फिर उसके शरीर को ओ के आकार में बदल दिया। रेफरी केकड़े ने शुरुआती बंदूक को दबाया और पाक ध्वनि के साथ केचुआ तुरंत एक गेंद में सिकुड़ गया और यह विशेष रूप से छोटा हो गया। जब यह पानी में गिर गया तो यह पानी में गिरने वाले एक छोटे पत्थर की तरह था और कोई भी शायद ही नग्न आंखों से पानी के छींटे देख सकता था। मियाओ बू वर्म ने एक ही समय में 2 विशेष कौशल सक्रिय किए हैं, जिनमें से एक अपने वजन को काफी कम करना है, ठीक इसके नाम की तरह, कपड़े के टुकड़े के रूप में हल्का। गिरावट के दौरान इसने खुद को मुट्ठी के आकार तक कम करने के लिए कल कौशल का उपयोग किया। इस तरह के एक पालतू जानवर की खोज और पता लगाने में बहुत प्रभावी है। डाइविंग में इसे अजेय कहा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। तीनों जजों ने सभी चश्मा पहने हुए एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने लगभग एक ही समय में अपने स्कोरबोर्ड को जलाया। 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक। ओह माय गॉड, मियाओ बू वर्म ने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली छलांग पर इसे पूरे 10 अंक मिले। तो क्या आप अभी भी दूसरी छलांग को चुनौती देना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। केचुआ पानी से ऊपर चढ़ गया और उसके सिर को हिला दिया। ये स्पष्ट रूप से मतलब था कि यह संतुष्ट था और फिर से कूद नहीं होगा। प्रतिद्वंद्वी ने पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है। प्रतियोगी फेंग युआन, क्या आप अभी भी चुनौती जारी रखना चाहते हैं? शुइवन ने फेंग युआन को देखते हुए प्रतियोगिता की व्याख्या की। क्यों नहीं, जियोबिंग, आप ऊपर जाते हैं। फेंग युआन ने जियोबिंग की कमान संभाली और यह अनिच्छा से मंच पर चला गया और नीचे देखा। 1 मिनट रुकिए, मैं 20 मीटर प्लेटफॉर्म को चुनौती देना चाहता हूँ। जियोबिंग के मंच पर चलने के बाद फेंग युआन ने शुइवन से कहा, यदि मैं 20 मीटर प्लेटफॉर्म चुनता हूँ और मुझे पूर्ण स्कोर मिलता है तो क्या ये 10 मीटर प्लेटफॉर्म के पूर्ण स्कोर से अधिक है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं इसे रेफरी के साथ चर्चा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर शुइवन और 3 केकड़ों ने एक सर्कल बनाया और एक दूसरे से फुसफुसाए, ठीक है, निश्चित। उद्धरण चिन्ह। एक छोटी चर्चा के बाद रेफरी ने कठिनाई बढ़ाने के लिए फेंग युआन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। मंच भी सीधे 20 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया। शुइवन ने कहा, मुझे पता है कि आपके सिहोर में पानी को फ्रीज करने की क्षमता है, लेकिन इस ऊंचाई पर अगर यह पानी की सतह को जमा देता है तो ये गंभीर रूप से घायल हो सकता है या नीचे गिरने पर भी मर सकता है। यदि खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो उसे सीधे 0 अंक होने का अनुमान लगाया जाएगा। इसके साथ दूर जाने के लिए इस तरह की चाल का उपयोग करने के बारे में न सोचें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने फेंग युआन के दिमाग से देखा हो। फेंग युआन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? यह मेरा एकमात्र जल प्रकार का पालतू जानवर है। मैं इसे यहाँ कैसे मरने दे सकता था? न केवल यह मर जाएगा, यह मैच को पूरा करने के लिए सबसे सुंदर मुद्रा का भी उपयोग करेगा, फेंग युआन ने उत्तर दिया। इस समय जियोबिंग पहले से ही नीचे कूदने के लिए तैयार था। फेंग युआन ने अपने दिमाग से जियोबिंग को निर्देशित किया और कहा, जियोबिंग, डरो मत। स्थैतिक अंतराल कौशल को शक्ति जमा करने के लिए लगभग 1.5 सेकंड की आवश्यकता होती है,
इसलिए मैंने आपके लिए 20 मीटर प्लेटफॉर्म चुना। उद्धरण चिन्ह। जियो बिंग ने भ्रम में फेंग युआन को देखा, जैसे कि उससे पूछा कि वो समय की गणना क्यों कर सकता है। उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि फेंग युआन ये भी शर्त लगा रहा था कि इस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण त्वरण उसके पिछले जीवन की तरह ही था। यदि ये थोड़ा तेज होता तो वह प्रतियोगिता में सबसे अधिक हार जाता और सिहोर अपनी मृत्यु तक नहीं गिरता या पानी में डूब जाता। ये देखते हुए कि फेंग युआन ने व्याख्या नहीं की, जियो बिंग इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आलसी था और स्थिर अंतराल कौशल तैयार करना शुरू कर दिया। बैंग। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण शुरुआती बंदूक चलाई गई, जियो बिंग डाइविंग प्लेटफॉर्म से कूद गया। ये देखते हुए कि यह एक तोप के गोले की तरह था जो पानी की सतह पर भाग रहा था। दर्शकों ने हंसी में फट गया। केचुआ एक समुद्र तट की कुर्सी पर बैठा था जिसके पैर पार हो गए थे। जिस क्षण यह पानी की सतह को छूता था, लोगों ने जिस शानदार दृश्य की कल्पना की थी वह दिखाई नहीं दिया। यह ऐसा था जैसे कि जियो बिंग पानी की सतह में पिघल गया हो, अकेले पानी को छींटे दे। लहर भी नहीं थी। जब न्यायाधीशों ने इस दृश्य को देखा तो उन सभी ने अपने 10 अंक जुटाए। इससे बड़ा कोई डाइविंग प्रदर्शन नहीं था। यहाँ तक कि श्वेवन ने भी हार मान ली। उन्होंने फेंग युआन से पूछा, आपके आइस सिहोरस ने ये सब कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। दरअसल जिस क्षण यह पानी की सतह को छूता था, सिहोरस ने अपनी ठहराव क्षमता को सक्रिय कर दिया था। वास्तविक मुकाबले में ठहराव की क्षमता बहुत बेकार थी, क्योंकि यह केवल 1 सेकंड के लिए अपने स्वयं के ठहराव की स्थिति को बनाए रख सकता था। फिर अगले सेकंड में ये धीरे धीरे अपनी मूल गति पर वापस आ जाएगा। नियमों के अनुसार ये फेंग युआन था जो जीता था। श्वेवन ने फेंग युआन को एक केचुआ मल भेजा। फेंग युआन शुरू में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, ये सोचकर कि वह एक प्रतियोगिता कैसे जीत सकता है और इनाम के रूप में मल का ढेर प्राप्त कर सकता है। हालांकि श्वेवन ने उन्हें बताया कि केचुआ मल पृथ्वी प्रकार के पालतू जानवरों, विशेष रूप से पौधे प्रकार के पालतू जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व था। इसका सेवन करने के बाद अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। जिस क्षण वह केचुआ मल के संपर्क में आया, 100 गुना वृद्धि प्रणाली सक्रिय हो गई। डिंग। केचुआ मल का पता चला। ग्रेड, गोल्ड लो ग्रेड। क्या आप 100 गुना वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि छोड़ दें और एक सोने के निम्न श्रेणी के केचुआ मल प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें और एक उच्च श्रेणी के केचुआ मल प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, प्रभाव में 100 गुना वृद्धि प्राप्त करें और एक सोने के निम्न श्रेणी केचुआ मल प्राप्त करें। उपयोग के बाद पौधे प्रकार के पालतू जानवरों की महत्वपूर्ण हड़ताल का समय 300% तक बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वाह, तो ये बात लड़ाई में पालतू जानवरों के महत्वपूर्ण हड़ताल समय को बढ़ा सकती है। ये सिर्फ इतना था कि केचुआ मल के विभिन्न ग्रेड अलग अलग अवधि के होंगे। फेंग युआन ने इसके बारे में फिर से सोचा। उसके पास लड़ाई जारी रखने की क्षमता की कमी नहीं थी। वह जो चाहता था वह अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत सत्ता कि एक छोटे से विस्फोट के साथ मारना था। इसलिए उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, जो अस्थायी रूप से महत्वपूर्ण हड़ताल के समय को 3 गुना तक बढ़ाना था। एकमात्र दोष ये था कि केवल पृथ्वी प्रकार या पौधे प्रकार के पालतू जानवर ही इसका उपयोग कर सकते थे। यदि यह एक पृथ्वी प्रकार और पौधे प्रकार का पालतू जानवर था तो ये समय को 2 गुना कर सकता है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 92, वाटर आर्कन दायरे की अंतिम चुनौती। इस समय ये स्पोर्ट्स मीट लंबी कूद की आखिरी घटना थी। आइस सिहोरस का प्रतिद्वंद्वी कूदने वाला मेढक था। जैसा कि नाम निहित है, कूदने वाला मेढक कूदने में सबसे अच्छा था। इसका उपयोग अक्सर गहरे पहाड़ों और जंगलों में खनन करते समय रस्सियों को पहाड़ की चोटी पर भेजने के लिए किया जाता था। ये लड़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन ये कई लोगों के लिए सबसे अच्छा साथी था। कूदने वाले मेढक की लंबी छलांग 12 मीटर थी। इसकी ऊंचाई के आधार पर यह एक अत्यंत अतिरंजित परिणाम था। यह लंबी छलांग ने न केवल लंबाई की गणना की, बल्कि स्को की गणना करने के लिए ऊंचाई से विभाजित की जा रही लंबाई। कूदने वाला मेढक 0.5 मीटर लंबा था, इसलिए इसका स्को 24 अंक था। सिहोरस की लंबाई 80 सेंटीमीटर थी। यदि यह कूदने वाले मेढक को पार करना चाहता था तो उसे कम से कम 17 मीटर कूदने की आवश्यकता थी। चाचा वास्तव में एक आदमी है जिसने पानी के दायरे के प्रमाणन को चुनौती दी है। फेंग युआन ने खुद को सोचा। आइस सिहोर का लगभग हर कौशल विशेष रूप से खेल की बैठक के लिए तैयार किया गया था। चाहे वह उन मरमिद से निपटना हो जो बुलबुले का उपयोग कर सकते थे, या चैंपियन डाइविंग कृमि से निपटने के लिए। और इसका अंतिम कौशल लचीलापन लंबी कूद के लिए पूरी तरह से दर्जी था। जियो बिंग के बाद छोटे आइस सिहोरस 2 बार मौके पर कूद गए। इसका शरीर वसंत की तरह हो गया। लचीलापन आइस सिहोरस का तीसरा कौशल है। ये सिहोरस के शरीर को नर्म और लोचदार बना सकता है। उद्धरण चिन्ह।
जैसे जैसे सिहोरस बार बार ऊपर नीचे होता गया, सिहोर की छलांग की ऊंचाई अतिरंजित डिग्री तक पहुंच गई थी। तेजी से समाप्त होने के बाद ये फिनिश लाइन की ओर कूद गया। 21 मीटर, एक शक के बिना जियो बिंग ने कूदते मेढक को हराया और लंबी कूद का चैंपियन बन गया। आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित किया, फेंग युआन। शुइवन फेंग युआन की ओर चला गया, जिसने मूल रूप से सोचा था कि वो उसे एक मेढक से गिराए गए उपकरण या सामग्री का एक टुकड़ा देगा। हालांकि शुइवन ने वास्तव में उसे समुद्री घोड़ों के लिए एक विकास सामग्री दी, सिहोरस अर्चिन। आप इसे अपने पालतू जानवर को पहले दे सकते हैं, शुइवन ने बुरे इरादों के साथ कहा। अभी भी एक अंतिम मैच है और यह इतना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने जियो बिंग को सिहोरस यूरिनन सौंप दिया, लेकिन इसे लेने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता था कि यह विकास में पूरी तरह से निर्बाध था। जियो बिंग, पानी के आर्कन दायरे का प्रमाणन प्राप्त करना अंकल का सपना है। फेंग युआन को याद आया कि चाचा ने उसे अपना नाम बताया था, जो एक राहगीर के नाम की तरह लग रहा था, लेकिन वह इसके बारे में भूल गया था। इसलिए उन्होंने सीधे समुद्र के द लकी पालतू दुकान के मालिक को बुलाया। अंकल। चाचा को जियो बिंग के दिल में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और उन्हें नहीं पता था कि वे कैसे मिले। मनुष्यों और पालतू जानवरों के बीच घनिष्ठ संबंध होना बेहद दुर्लभ था, खासकर जब से चाचा ने वास्तव में इसके साथ आत्मा अनुबंध नहीं किया था। वे बस एक साथ रहते थे। चाचा बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें स्वर्गीय गुप्त मंडप में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला। अब उसके पास आर्कन दायरे के प्रमाणन को चुनौती देने की योग्यता नहीं थी। शायद वह जो इंतजार कर रहा था वह कोई था जो पानी के आर्कन दायरे का प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकता था। फेंग युआन सिर्फ दिखाई देने के लिए हुआ और जियो बिंग सफलता की कुंजी बन गया। एक लंबे समय के लिए झिझकने के बाद जियो बिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और समुद्री घोड़ा मूत्र को अवशोषित करना शुरू कर दिया। विकास सामग्री का उपयोग करने और विकास औषधि का उपयोग करने के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि कोई दुष्प्रभाव नहीं था। जल्द ही जियो बिंग ने अपना विकास पूरा किया। अपनी पिछली उपस्थिति की तुलना में वह बहुत बड़ी हो गई थी। अब वह लगभग 1 मीटर लंबी थी। वैज्ञानिक नाम फ्रीजिंग सिहोरस। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ब्लेडलाइन कोई नहीं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गुणवत्ता प्लेटिनम निम्न ग्रेड। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्तर 15 ग्रेड 5 उच्च स्तरीय। गुण जानवर पानी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्थिति समर्थन विशेष। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कौशल 1 बर्फीली 2 प्रभाव मंदी का क्षेत्र 3 लचीलापन 4 मिमिक्री पानी में व्यक्तित्व सुंदर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मिमिक्री अब फेंग युआन के लिए अपरिचित नहीं थी। यह विकास सामग्री थोड़ी नीरस लग रही थी। ये केवल प्रभाव मंदी का क्षेत्र में ठहराव कौशल विकसित किया था। पानी के दायरे को चुनौती देने के बाद फेंग युआन ने महसूस किया कि पालतू दुनिया सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, कई मजबूत समर्थन कौशल भी थे। उदाहरण के लिए मत्स्यांगना का मंदी, केचुआ का पता लगाना, कूदने वाले मेढक की कूदने की क्षमता और इसी तरह। पानी के प्रकार के पालतू जानवर युद्ध की ताकत के मामले में अन्य प्रकार के पालतू जानवरों की तरह मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन समर्थन के मामले में वे अपूरणीय थे। दोपहर के 3 या 4 बजे लग रहे थे और सूर्य अब उतना भयंकर नहीं था जितना दोपहर में था। एक लंबे खेल के मिलने के बाद अंतिम कार्यक्रम आखिरकार आया। शुइवन ने फेंग युआन को एक ऐसे स्थान पर लाया जो एक मछली घर की तरह दिखता था। इसके बगल में दर्शकों की सीटें अभी भी भरी हुई थीं। अखाड़े के बीच में एक विशाल पारदर्शी मछली टैंक था जो झील जितना बड़ा था। इसे अंदर आने दें, हम अंतिम कार्यक्रम शुरू करेंगे। जब तक आप इसे हरा सकते हैं तब तक पानी के आर्कन दायरे का प्रमाणन आपका होगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मछली टैंक में प्राणी को देखा। लगता है कि विशाल तेज दांतों ने फेंग युआन को अपनी पहचान बताई है। शार्क। वैज्ञानिक नाम डीप सी क्लियर शैडो शार्क। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ब्लेडलाइन ग्रोहल। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दुर्लभता प्लेटिनम मध्य ग्रेड। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्तर 1 उच्च स्तरीय। गुण मछली पानी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्थिति हमला हत्यारा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कौशल 1 छुरा 2 काटो 3 त्वरित 4 खून। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये शार्क स्पष्ट रूप से एक जल प्रकार का पालतू हत्यारा था। पानी में ड्रैगन प्रकार के पालतू जानवर से अलग ये सबसे आक्रामक था। ये 2 मीटर से अधिक लंबा था और इसके दांत स्टील की तरह तेज थे। जियो बिंग, क्या आप इसे हरा सकते हैं? फेंग युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जियो बिंग को देखो, इसका चेहरा अभी भी एक उदासीन अभिव्यक्ति दिखा रहा था। वो केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था, क्योंकि फेंग युआन में कोई अन्य प्रकार का पालतू नहीं था। इस लड़ाई के बाद फेंग युआन ने आखिरकार समझा कि वो भविष्य में विचलन नहीं कर सकता। उनके पालतू जानवर ज्यादातर जमीन के प्रकार और उड़ान के प्रकार थे और वे पानी में लड़ने में अच्छे नहीं थे। स्वर्गीय गुप्त मंडप को तैयार करने की प्रतिभा वे थे जो सभी पहलुओं में विकसित किए गए थे। अग्नि देश के ग सभी आग और धातु तत्वों के बीच लड़ाई की पूजा करते थे और जल तत्व पर उनका नियंत्रण कमजोर था।
यह कोई आश्चर्य नहीं था कि चाचा की पालतू दुकान का व्यवसाय अच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि कई जल तत्व पालतू प्रेमी नहीं थे। जियो बिंग मछली टैंक में निडर होकर कूद गया। शार्क जियो बिंग के बगल में आगे और पीछे तैरती है, जैसे कि वो अपनी आंखों के सामने अपने शिकार को आकार दे रही थी। क्या आप तैयार हैं? शुइवन ने गे युआन को एक पूछताछ टकटकी के साथ देखा। फैंग युआन ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। शुइवन ने प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करने के बाद शार्क अपना हमला शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। फ्रीज उद्धरण चिन्ह। जब शार्क तुरंत जियो बिंग की गर्दन में बदल गई, जैसे कि यह एक पशु वृत्ति थी, जियो बिंग ने तुरंत शार्क को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए ठंड कौशल का उपयोग किया, जिससे वह बच गया। इसे धीमा करें। फैंग युआन ने जियो बिंग की कमान संभाली। वह अभी भी शार्क की कमजोरी की तलाश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि इससे पहले कि वो अपनी कमजोरी पाए, उसे शार्क को जियो बिंग को काटने नहीं देना चाहिए। अन्यथा ये निश्चित रूप से बहुत खतरे में होगा। मंदी के कारण लक्ष्य की सीमा में पालतू जानवर की गति और हमले की गति 50% तक कम हो जाएगी। अवधि केवल 30 सेकंड थी। फैंग युआन को इस दौरान स्पष्ट छाया शार्क को हराने का एक तरीका सोचना था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 93 क्लियर शैडो शार्क को तोड़ना। स्पष्ट छाया शार्क की हमले की गति मूल रूप से एक तोप के गोले की तरह थी। इसे आधा करने के बाद इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। शार्क ने जियो बिंग पर बार बार हमला किया, लेकिन हर बार यह चकमा दे गया। शार्क बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने देखा कि उसकी गति कम हो रही थी, तो इसने चुपचाप अपना त्वरण कौशल तैयार किया। स्पष्ट छाया शार्क का त्वरण पानी में 2 बार अपनी गति बढ़ा सकता है। जमीन पर प्राणियों की तुलना में पानी का प्रतिरोध असाधारण रूप से उच्च था, हालांकि ये पर्याप्त था। जैसा कि जियो बिंग चकमा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि शार्क अचानक तेज हो जाएगी। इसने ललाट के हमले का चकमा दिया, लेकिन शार्क के मुंह से तुरंत पीठ पर वार किया गया। जियो बिंग उद्धरण चिन्ह। जियो बिंग को शार्क के तेज मुंह से छुरा घोंपने के बाद ये भाग्यशाली था कि इसमें स्वतंत्र रूप से खिंचाव और पीछे हटने का लचीलापन था, अन्यथा यह अभी काटने के बाद यहाँ मर गया होगा। ये सोचकर तेजी से तैर गया कि मंदी के कौशल ने अपना प्रभाव खो दिया है, तो ये शार्क को फिर से घूरना शुरू कर दिया। मंदी का उपयोग शुरू करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि एक मंदी और दूसरे त्वरण का उपयोग करने के साथ लगभग कोई प्रभाव नहीं था। जियो बिंग को शार्क ने फिर से मारा। इस बार इसने अपना संतुलन खो दिया और पानी में ऊपर और नीचे घूमना शुरू कर दिया। जियो बिंग जल्दी से नकल का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शार्क जियो बिंग को काटने वाली थी, जियो बिंग मछली के टैंक में गायब हो गया था। जब उसने ये देखा तो शुइवन थोड़ा हैरान था। सामान्यतया मिमिक्री एक ऐसा कौशल था जिसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब कोई जलीय पौधे या पानी में चट्टान के करीब हो। ये सिहोर वास्तव में पानी के साथ एक हो गया था और नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मुस्कान का पता चला। दुर्भाग्य से शार्क अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं करते हैं। अभी सिहोरस के शरीर पर रक्त इसकी घातक कमजोरी होगी। उद्धरण चिन्ह। शुइवन ने फैंग युआन को देखा और खुद को सोचा, ये युवक कम उम्र में है। उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के लिए एक बेहद साधारण या यहाँ तक कि एक कमजोर पालतू जानवर का इस्तेमाल किया। समय को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रशिक्षक बन जाएगा। एक शक्तिशाली प्रशिक्षक को प्रमाणीकरण देना उनका कर्तव्य था, और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि दूसरी पार्टी धर्मी थी या दुष्ट। उनके सामने मौजूद युवक में किसी तरह धार्मिकता की भावना थी। वह नहीं जानता था कि प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पिछला युवक अब कैसे कर रहा था। उस समय वह अपने शरीर से एक विद्रोही आभा महसूस कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि वो मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं करेगा, जैसा कि अपेक्षित था। शार्क ने पानी के तल पर हरे और लाल तरल को देखा। हालांकि यह अपने शरीर को छिपा सकता था, लेकिन यह अपना खून नहीं छिपा सकता था। इसका निष्क्रिय कौशल रक्तस्राव पानी में चोट लगने वाले किसी भी प्राणी के घाव को खराब कर देगा। यह अपनी लार के साथ मौके पर पहुंच गया। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो सिहोर जल्द ही इसका भोजन होगा। तेजी से हवा में शार्क का मुंह थोड़ा, लेकिन यह वास्तव में केवल हवा को थोड़ा सा करता है। जियो बिंग, अपनी सबसे मजबूत हत्या चाल का उपयोग करें। मुझे नहीं पता कि आपकी सबसे मजबूत चाल क्या है, लेकिन अगर आप इसे इस कदम से नहीं हरा सकते हैं तो आप हार सकते हैं। चाचा का सपना सच नहीं होगा। फैंग युआन ने शार्क के हमले को आकर्षित करने के लिए रक्त को निचोड़ने के लिए अभी जियो बिंग को बताया था और शार्क के पीछे छिपने का अवसर लिया। शार्क के पूर्ण हमले के बीच छोटे अंतर का लाभ उठाते हुए जियो बिंग ने शार्क को पकड़ने के लिए फ्रीज का इस्तेमाल किया। इसमें 1 सेकंड से भी कम समय लगा। एक दृढ़ नजर के साथ इसने अपने शरीर को एक गेंद में बदल दिया और शार्क की ओर बढ़ गया। शार्क भी इस समय अपने सिर के चारों ओर घूम गई।
ये फ्रीज से मुक्त हो गया और सीहोर के हमले का स्वागत करने के लिए अपना खूनी मुंह खोलने के लिए तैयार था। जियो बिंग, जो सभी बाहर चले गए थे, अब पिंग पोंग बॉल के आकार की एक गेंद में सिकुड़ गए थे और शार्क की आंखों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हालांकि इसका शरीर कठिन नहीं था, क्योंकि यह एक गेंद में सिकुड़ गया था। इसका घनत्व पहले से ही स्टील के बराबर था। शार्क धीरे धीरे एक टकटकी में जमीन पर गिर गई। फिर यह अपने पेट को फ्लिप करता है और पानी की सतह पर तैरता है। शुएवन के चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी। फिर उन्होंने घोषणा की, फेंग युआन ने अंतिम जीत हासिल की है। उद्धरण चिन्ह। जियो बिंग के शरीर को रक्त से लाल और हरा रंग दिया गया था। ये किसी भी समय पकड़ नहीं सका और जमीन पर गिर गया। फेंग युआन जल्दी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे तैरना है। वो न ही जानता था कि सीहोर को स्थल से बाहर कैसे ले जाना है। इस समय नर्स की वर्दी पहने एक केकड़ा मछली की टंकी में घुस गया। फिर इसने एक विशाल सिरिंज निकाली और जियो बिंग के शरीर में किसी प्रकार के तरल को इंजेक्ट किया, जो तब 2 बार घुमाया गया। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए शुएवन ने सीहोर को प्रकाश की किरण में बदल दिया और इसे फेंग युआन को भेज दिया। ताली ताली ताली। प्रतियोगिता स्थल पर तालियां बजाईं। ये निस्संदेह उनके लिए एक अत्यंत रोमांचक प्रतियोगिता थी। शुवेन फेंग युआन की ओर चला और उसे एक नीला प्रमाण पत्र सौंपा। जाहिर है, इस यात्रा के लिए यह फेंग युआन का लक्ष्य था। बधाई, क्या अद्भुत मैच है। आपने मुझे ताकत का उपयोग किए बिना जीतने की संभावना दिखाई। शुएवन ने फेंग युआन को प्रमाण पत्र सौंपा और ताली बजाई। नक्शे पर समय 0 के करीब था। ऐसा लग रहा था कि स्पोर्ट्स मीट को अच्छी तरह से टाइम किया गया था। जबकि शुएवन ने अपने पालतू जानवर के साथ अलविदा कहा, फेंग युआन पानी के आर्कन दायरे के ओबेलिस्क में लौट आया। नीली रोशनी फीकी पड़ गई थी और फेंग युआन अब इस आर्कन दायरे का दौरा नहीं कर सकता था। ... अगले दिन फेंग युआन ने जियो बिंग को हॉट ऑफ द सी पालतू जानवर की दुकान पर ले गया, जो चाचा को अच्छी खबर बताना चाहता था। हालांकि पालतू जानवर की दुकान ने एक स्थानांतरण चिन्ह पोस्ट किया था। जब दूध की चाय की दुकान के प्रबंधक ने फेंग युआन को हॉट ऑफ द सी के दरवाजे पर देखा, तो वह चला गया और फेंग युआन को एक पत्र सौंपा। ये पता चला कि कल चाचा के गुंडों से हारने के बाद उन्हें लगा कि वह काफी मजबूत न ही है। जैसा कि वह स्वर्गीय गुप्त मंडप में नहीं मिला, उसने खुद को छोड़ना शुरू कर दिया। ये कल फेंग युआन की लड़ाई थी जिसने उसे प्रोत्साहित किया था, इसलिए उसने अपने बैग पर रखा और फिर से एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। ये परेशानी भरा होने वाला है। फेंग युआन ने जियो बिंग को देखा। जियो बिंग का मूल रूप से अभिव्यक्तिहीन चेहरा अफसोस से भरा हुआ लग रहा था। क्या ये जियो बिंग नहीं है? दूध च की दुकान के मालिक ने एक नज़र में जियो बिंग को पहचान लिया। ऐसा लगता था कि वह जियो बिंग से बहुत परिचित था। जियो बिंग ने अपना चेहरा मोड़ लिया। ये दर्शाता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। हा ओ बिंग और उसके भाइयों और बहनों को जॉनी की दुकान के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके पिता बहुत कमजोर हैं, इसलिए उसने जिन शिशुओं को जन्म दिया है उन्हें फेंक दिया गया है। नी ने उन्हें बहुत महत्व दिया। उसने उन्हें उठाया और फिर उनके लिए नए मालिक पाए। केवल इस जियो बिंग को एक बुरा स्वभाव लगता है, इसलिए उसने किसी को भी खोजने का प्रबंधन नहीं किया जो उसे अपनाने के लिए तैयार था। दूध चाय की दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने एक मिल्कशेक निकाला और उसे जियो बिंग के सामने रख दिया। एक पिल्ला की तरह जियो बिंग मिल्कशेक को चाटना शुरू कर देता है। फेंग युआन गूंगा था, तो वह उसकी छिपी हुई पसंद थी, लेकिन चाचा वास्तव में एक अच्छे इंसान थे। ये भी हुआ कि पालतू जानवरों को समय समय पर छोड़ दिया गया। मनुष्यों के लिए जब तक वे एक आत्मा छाप नहीं बनाते हैं, तब तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। हालांकि पालतू जानवरों के लिए उनके स्वामी के बिना उनके लिए इस दुनिया में जीवित रहना मुश्किल था। ठीक है, मुझे काम पर वापस जाना है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जियो बिंग को एक महत्वपूर्ण साथी मिला है। मेरा मानना है कि जॉनी ने इसे महत्व दिया होगा, केवल इसे आपको सौंपा है। उद्धरण चिन्ह। जियो बिंग ने मिल्कशेक समाप्त किया और उसके होठों को चाटा। फेंग युआन ने जियो बिंग के सिर को थपथपाया और मुस्कुराया। आप अंकल को फिर से देखेंगे, आपको तब काफी मजबूत होना होगा। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि इसने अपना सिर दूर कर लिया और गर्व करने का नाटक किया, फेंग युआन ने अपने दिल में एक धन्यवाद सुना। इस तरह के एक गर्वित पालतू जानवर शायद वास्तव में नहीं जानते थे कि टेलीपैथी उसे धोखा देगी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 94। खेती के उपकरण। ट्रेनर के उपकरण के लिए एक शुरुआती ट्रेनर को किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि जैसे जैसे पालतू जानवरों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती जाती है, ट्रेनर को एक ही समय में पालतू जानवरों को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिकता को मजबूत करना चाहिए और लड़ाई में लंबे समय तक रहने के लिए अपने धीरज को मजबूत करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि फेंग युआन चल रहा था, वह बैटल मैनुअल पढ़
रहा था। यद्यपि ट्रेनर की सीमाओं को चुनौती देने के लिए स्वर्गीय गुप्त मंडप में कोई परीक्षा नहीं थी, फिर भी उन्हें मूल सिद्धांत सीखना पड़ा। उनका वर्तमान लक्ष्य ट्रेनर उपकरण की दुकान थी। चक्सन टाउन में इतनी बड़ी दुकान नहीं थी। दानव शहर विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर के रूप में दुकान का आकार और माल का प्रकार किसी से पीछे नहीं था। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, फेंग युआन ने एक नज़र डालने का फैसला किया। व्यक्तिगत रूप से फेंग युआन हेलो संबंधित उपकरण अधिक चाहते थे। लड़ाई में इस तरह के उपकरण पालतू जानवरों की लड़ाकू शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च स्तरीय प्रशिक्षक अभी भी कौशल का उपयोग कर सकते हैं, जो केवल कॉलेज में सीखा जा सकता है। उपकरणों की बात करते हुए फेंग युआन ने याद किया कि अतीत में जब उन्होंने रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती दी थी तो उन्हें इनाम के रूप में आत्मापत्थर मिल सकते थे। पिछली बार जब उन्होंने सामग्री और 2 उपभोग्य सामग्रियों के अलावा पानी के आर्कन दायरे को चुनौती दी थी तो उन्हें कोई अनमोल आत्मा पत्थर नहीं मिला। वो ये भी नहीं जानता था कि उसे नई आत्मा के पत्थर कहाँ मिल सकते हैं। अगली चुनौती निस्संदेह घास के मैदान का क्षेत्र था। उनके पास केवल घास प्रकार के जानवर के लिए एक सहायक मधुमक्खी रानी थी, जो उन्हें उनकी माँ द्वारा दी गई थी। इस बार जब उन्होंने घास के मैदान को चुनौती दी तो उन्हें पूरी तरह से तैयार होना पड़ा। ये सबसे अच्छा था अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता था जिसने पहले से ही विशिष्ट स्थिति को समझने के लिए इसे चुनौती दी थी। उदाहरण के लिए चाचा की उपस्थिति उनके लिए एक बड़ी मदद थी। अन्यथा निस्संदेह वह सिर्फ दिन का सपना देख रहा होगा यदि वह एक बार में पानी के आर्कन दायरे का परीक्षण पास करना चाहता था। जैसे ही फेंग युआन की कल्पना जंगली चल रही थी, वह पहले से ही दानव शहर की सबसे बड़ी ट्रेनर उपकरण की दुकान पर चला गया था। उपकरण की दुकान में कई लोग उन उपकरणों को भी चुन रहे थे जो उनके अनुकूल थे। ये कीमत बहुत हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अविश्वास में कीमत को देखा। आध्यात्मिक शक्ति के 2 बिंदुओं के साथ सिल्वर ग्रेड ट्रेनर दस्ताने वास्तव में लगभग 50 मिलियन खर्च होंगे। थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाने के बाद उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें इस समय बहुत सारे उपकरणों से लेस करने की आवश्यकता है। वह अधिक परिष्कृत होना चाहता था, अधिक नहीं। उन्होंने अपनी आंखें पावर रिंग नामक एक उपकरण पर लगाई थीं। पावर रिंग गोल्ड हाई ग्रेड ट्रेनर के उपकरण। लड़ाई के दौरान ये सभी पालतू जानवरों को बढ़ाता है। हमले की शक्ति 5%। यदि ट्रेनर एक आक्रामक कौशल का उपयोग करता है तो यह मान 10% तक बढ़ जाएगा। फेंग युआन दुकान के आसपास भटक गया और पाया कि यहाँ उपकरणों की कीमत हास्यास्पद रूप से महंगी थी। कीमत 200 मिलियन जितनी अधिक थी। यदि वह पहले से जानता था तो उसने नोबल अकादमी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया होगा। कम से कम उसे उपकरणों का एक पूरा सेट दिया गया होगा। सेट की कीमत यहाँ आसमान में होगी। हालांकि दुकान में उपकरण सोने उच्च ग्रेड पर बंद हो गए। कम से कम ये दानव सिटी में दुकानों के लिए मामला था। उच्च श्रेणी के उपकरण नीलामी के लिए रखे गए होंगे। ये सोचकर फेंग युआन को अचानक एक विचार आया। क्या वो कुछ निम्न श्रेणी के उपकरण खरीदने और दूसरों को बिक्री के लिए मजबूत करने के लिए 100 गुना वृद्धि प्रणाली का उपयोग कर सकता है? सिल्वर ग्रेड उपकरणों की औसत कीमत लगभग 50 मिलियन थी और गोल्ड लो ग्रेड लगभग 100 मिलियन थी। जब तक उसने इसे खरीदा और बेचा तब तक वह बड़ी राशि बना सकेगा। फिर बिजली की अंगूठी बहुत जल्द उसके हाथों में होगी। शॉप असिस्टेंट का यह मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पास सबसे सस्ता चांदी का उपकरण क्या है? उद्धरण चिन्ह। कार्रवाई के एक आदमी के रूप में फेंग युआन ने इसके बारे में सोचा और तुरंत इसे निष्पादित किया। दुकान के सहायक ने फेंग युआन को स्टोर के प्रवेश द्वार पर लाया। उन्होंने फेंग युआन से परिचय कराया। ये सभी सिल्वर लो ट्रेनर उपकरण हैं। कांस्य उपकरण की कोई विशेषता नहीं है। मूल रूप से ये केवल ट्रेनर को अधिक औपचारिक बनाता है और बहुत कम कांस्य उपकरण में विशेषताएं होती हैं। चांदी के उपकरणों के लिए निम्न श्रेणी की विशेषताएं बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए ये सफेद वानर का हाथ एक कम चांदी वाला दस्ताने केवल एक बिंदु से वानर प्रकार के पालत जानवरों तक ताकत बढ़ाता है। एफ टाइप पालतू जानवरों के बहुत कम प्रशिक्षक हैं, इसलिए यह विशेष रूप से सस्ता है। इसकी कीमत केवल 5 मिलियन है। क्या आप खरीदना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जरूर। फेंग युआन के पास अभी भी अपने बैंक खाते में लगभग 20 मिलियन थे। यदि ये केवल 5 मिलियन था तो वह उनमें से 4 खरीद सकता था। खरीदारों के लिए वह चिंतित नहीं था। दानव शहर में एक व्यापारिक क्षेत्र था। अगर वह वहां स्टॉल लगाता है तो निश्चित रूप से ग्राहक होंगे। थोड़ी देर में फेंग युआन ने 4 निम्न श्रेणी के प्रशिक्षकों उपकरण खरीदे। 4 रिंग सूचनाओं के बाद उनके हाथों में उपकरण सभी को चांदी के उच्च ग्रेड के स्तर तक मजबूत किया गया था। चूंकि ग्रेड बहुत कम था इसलिए ये सोने से नहीं टूट सकता था। फेंग युआन ने परवाह नहीं की क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षण उत्पाद था। अवसर को याद न करें। पानी के आर्कन दायरे से गिराए गए चांदी के उच्च श्रेणी के उपकरण सस्ते मूल्य पर बेचे जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन एक पैडलर की तरह चिल्लाया। वह अब पहले से ही व्यापारिक क्षेत्र में था।
अरे नौजवान, क्या मैं आपके सामान पर एक नज़र डाल सकता हूँ? ए का ट्रेनर ऊपर चला गया और स्टॉल के सामने सामान देखना शुरू कर दिया। टीएस, क्या यह एक साधारण सफेद बंदर हाथ नहीं है? इसे 50 मिलियन में बेचना। उनके साथी ने एक घृणित अभिव्यक्ति दिखाई। ये बच्चा एक ठग की तरह दिखता है। मुझे नहीं पता कि उसने बेचने के लिए स्क्रैप धातु के इस टुकड़े को कहाँ से उठाया है। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने पहली बार में परवाह नहीं की, लेकिन जब उन्होंने दूसरे पक्ष को उन्हें ठग कहते सुना तो वह दुखी थे। उन्होंने कहा, मुझे बदनाम मत करो। यद्यपि यह सफेद वानर हाथ है, ये निश्चित रूप से एक साधारण सफेद बंदर हाथ नहीं है। आपका दोस्त एक एप टाइप पालतू ट्रेनर है। वह एक स्पर्श का साथ प्रामाणिकता बता सकता है। यदि ये वास्तविक है तो आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। उद्धरण चिन्ह। आप थोड़ा बहवा वह भी उत्साहित थे। ये स्पष्ट रूप से सबसे साधारण सफेद बंदर का हाथ था और वह वास्तव में इसे 50 मिलियन में बेचना चाहता था। वास्तविक से आपका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक साधारण सफेद बंदर का हाथ नहीं है? अगर मेरे दोस्त को लगता है कि यह उपयुक्त है तो मैं उसे अतिरिक्त 10 मिलियन का भुगतान करने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने उस ट्रेनर को देखा जिसने पहले कीमत के बारे में पूछताछ की थी और उसे सफेद बंदर का हाथ सौंपा था। व्हाइट एप का हाथ, सिल्वर लो ग्रेड। उन्होंने उपकरणों की विशेषताओं को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया है कि वह एक झूठा था। उनके साथी ने हस्तक्षेप किया। बहुत गर्व लग रहा था। तुम झूठे हो, आओ और मेरे साथ लड़ो। यदि आप हार जाते हैं तो व्यापारिक क्षेत्र से बाहर निकलें। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति जल्दी गंभीर हो गई। वह लगभग चिल्लाया, एप टाइप पालतू की ताकत को 100 अंकों तक बढ़ाएं। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि ये केवल एप टाइप पालतू की ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन ताकत के 100 अंक बढ़ाना एक अत्यंत अतिरंजित संख्या थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि यह धोखा था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने इसे अपने हाथ पर रखा और अपने पालतू जानवर को बुलाया। एक बंदर ठंड में ढका हुआ था। उन्होंने ध्यान से वानर की विशेषताओं को देखा। दरअसल इंटरफेस पर ताकत अंक 200 से बढ़कर 300 हो गए थे। यह विशेषताओं को 10 स्तरों तक बढ़ाने के बराबर था। क्या ये 50 मिलियन है? मैं इसे ले जाऊंगा। वह दस्ताने उतारना भी नहीं चाहता था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और भुगतान करना चाहता था। जैसा कि वह अभी बहुत जोर से था, इसने बहुत से लोगों को आने और देखने के लिए आकर्षित किया। उन्होंने सुना कि उनकी ताकत में 100 अंकों की वृद्धि हुई है। कई लोग जो एप टाइप पालतू प्रशिक्षक नहीं थे, उन्होंने भी उपकरणों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। मैं 60 मिलियन की पेशकश करता हूँ, इसे मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। मैं 70 मिलियन प्रदान करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। 100 मिलियन, मुझे ये चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने कहा, हर कोई चिंतित नहीं होगा। मेरे पास अभी भी यहाँ 3 उपकरण हैं। सभी अच्छे उपकरण हैं, पहले आओ पहले पाओ। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने उस ग्राहक को देखा जिसने उसे उत्तेजक नज़र से चुनौती दी थी, लेकिन उसने अपने 10 मिलियन नहीं मांगे। उसे हवा में अकेला छोड़ दिया गया था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 95, चोरी की गई पालतू। अनुवादक नाइवीबो स्टूडियो। संपादक नाइवीबो स्टूडियो। 3 बार उपकरणों को फिर से बेचना करने के बाद फैंग युआन ने गोल्डन रिंग खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा करने के बाद बंद कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह पैसा नहीं बनाना चाहता था, बल्कि समय सीमित था। वह व्यवसाय पर स्वर्गीय गुप्त मंडप की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अपना समय बर्बाद नहीं कर सका। जब फैंग युआन ने ट्रेनर के उपकरण की दुकान में फिर से प्रवेश किया तो दुकान के सहायक ने फैंग युआन को बड़े संदेह के साथ देखा और उसे ताकत की अंगूठी में लाया। फैंग युआन ने सौदेबाजी नहीं की और सीधे अपने कार्ड को स्वाइप करके पूरी राशि का भुगतान किया। इससे दुकान के सहायक के रवैये में कुल बदलाव आया। आपकी सेवा करने में सक्षम होना मेरा सम्मान है। उन्होंने सम्मानपूर्वक फैंग युआन को ताकत की अंगूठी सौंपी। जिस क्षण उन्होंने रिंग को छुआ, फैंग युआन की चेतना में डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। उपकरण, शक्ति की अंगूठी, ग्रेड, गोल्ड हाई ग्रेड। विवरण, ट्रेनर के उपकरण। जब एक ट्रेनर इस अंगूठी से सुसज्जित होता है तो युद्ध के मैदान पर सभी पालतू जानवरों की हमले की शक्ति 5% बढ़ जाएगी। विशेष विशेषताएं, यदि उपकरण पहनने वाला बुनियादी आक्रामक कौशल सीखता है तो हमले की शक्ति 5% के बजाय 10% बढ़ जाएगी। विशेषताएं बिल्कुल दुकान के मालिक के परिचय में विवरण के समान थीं। इसके बाद फैंग युआन ने अपनी उंगली पर अंगूठी डाल दी। सिस्टम अधिसूचना की एक स्पष्ट ध्वनि के बाद शीर्ष ग्रेड उपकरण जो फैंग युआन ने प्राप्त किया था दिखाई दिया। डिंग, ताकत की अंगूठी का पता चला। ग्रेड, गोल्ड हाई ग्रेड। विशेषता स्तर, सोना निम्न ग्रेड। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें और एक स्वर्ण उच्च श्रेणी की ताकत की अंगूठी प्राप्त करें।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ें और एक प्लेटिनम लो ग्रेड सामरिक अंगूठी प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा, प्रभाव में 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ें और एक सोने निम्न श्रेणी की ताकत की अंगूठी प्राप्त करें। आपकी हमले की शक्ति का प्रतिशत बढ़कर 15% हो जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यी फैंग युआन को अपने दिल में थोड़ा पछतावा हुआ कि यह केवल 5% से बढ़कर 15% हो गया। उसने सोचा था कि यह 500% तक बढ़ जाएगा, लेकिन ये बहुत अतिरंजित था। ये 5 बार अपने सभी पालतू जानवरों को मजबूत करने जैसा था। ऐसा लगता था कि वृद्धि की एक निश्चित संख्या और वृद्धि के प्रतिशत के बीच एक निश्चित अंतर था। उदाहरण के लिए, एक गोल्ड लो ग्रेड 100 गुना वृद्धि के बाद सीधे गोल्ड हाई ग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि एक गोल्ड हाई ग्रेड केवल प्लेटिनम लो ग्रेड तक पहुंच सकता है। प्लेटिनम लो ग्रेड की 100 गुना वृद्धि केवल प्लेटिनम मध्यवर्ती ग्रेड के स्तर तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता गया, वृद्धि प्रणाली द्वारा दी गई वृद्धि कम और स्पष्ट होती जाएगी। फिर भी जब ग्रेड अधिक था, तो ग्रेड में एक छोटे से अंतर से युद्ध शक्ति में अंतर होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की तरह था। फैंग युआन ने शांत किया और सोचा कि 5% से 15% की वृद्धि बहुत अधिक थी, लेकिन वह सामरिक अंगूठी के कार्य के बारे में अधिक उत्सुक था, इसलिए उन्होंने सामरिक अंगूठी को चुना। दूसरों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन फैंग युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके हाथ में अंगूठी भारी हो गई थी। उपकरण, सामरिक अंगूठी। ग्रेड, प्लेटिनम निम्न ग्रेड। विवरण, ट्रेनर के उपकरण। जब एक ट्रेनर रिंग से लेस होता है, तो युद्ध के मैदान पर सभी पालतू जानवरों की मूल विशेषताओं हमले, रक्षा, गति और इसी तरह को 10% तक बढ़ाया जाएगा। विशेष विशेषताएं। जब पहनने वाला बुनियादी सुदृढ़ीकरण कौशल सीखता है, तो विशेषताओं को 10% के बजाय 20% तक बढ़ाया जाएगा। फैंग युआन को अचानक लगा कि यह अंगूठी थोड़ी बेकार है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमले की विशेषताएं थीं। इसके बजाय 15% हमले का चयन करना बेहतर था। हालांकि दूसरे विचार पर यह उनके रक्षात्मक पालतू जानवर के लिए बुरा नहीं था। ग्रिफ न लीजन अब वास्तव में स्टील ग्रिफॉन लीजन था। समग्र रक्षा शक्ति एक स्तर तक बढ़ गई थी। हर समय अंगूठी पहनना बहुत ही अप्रिय था, इसलिए फैंग युआन ने सामरिक अंगूठी को अपने बैग में डाल दिया और केवल लड़ाई से पहले ही इसे सुसज्जित कर दिया। रात में फैंग युआन होटल के कमरे में बैठा था और उसने दरवाजे पर एक जल्दबाजी में दस्तक दी, जो रात में बहुत अचानक थी। नहीं, आप कहीं और देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक ग्राहक ने कम और अधीर आवाज में कहा। ये दरवाजे के बाहर से फैंग युआन के कानों तक पहुंचा। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह दूसरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता रहा। इस बार एक गुस्सा गर्जन था, खो जाओ। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने एक नजर लेने के लिए दरवाजा खोला। उसने एक लड़की को लटके हुए बालों के साथ कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते देखा। जब उसने फैंग युआन को दरवाजा खोलते देखा, तो वह जल्दी से भाग गई। फैंग युआन की स्मृति में कई लोग थे जिन्होंने होटल में विशेष सेवा प्रदान की थी। क्या उसके सामने ये लड़की उनमें से एक हो सकती है? जिस तरह फैंग युआन सोच रहा था कि उसे कैसे अस्वीकार किया जाए। लड़की को पहले बोलने के लिए अपना माउंट खोला गया था। हेलो सर, क्या आपके कमरे में एक बिल्ली है? यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने इसे इस होटल की ओर भागते देखा, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। बिल्ली। संवेदना। फैंग युआन ने पूछा, क्या आप अपने पालतू जानवर के बारे में बात कर रहे हैं? मालिक के रूप में आप इसके स्थान को कैसे समझ नहीं सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे कि उसे लगा कि आखिरकार कोई है जो उस पर ध्यान देने को तैयार है। लड़की तुरंत रो पड़ी। ऐसा लगता था कि उसका दिल शिकायत से भर गया था और वह तब तक रोती रही जब तक वह सांस से बाहर नहीं हो गई। होटल के कमरों में कई लोगों ने शोर मचाया क्योंकि जाहिर है कि इस होटल की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी नहीं थी। फैंग युआन ने फिर लड़की को अपने कमरे में खींच लिया। उस पल में उसने देखा कि वहाँ कोई उसे अजीब अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। हालांकि उन्होंने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब लड़की आखिरकार शांत हो गई, तो उसने फैंग युआन को बताया कि क्या हुआ था। मेरा पालतू उग्र आकर्षण बिल्ली है। यह एक सिल्वर इंटरमीडिएट ग्रेड कैट टाइप पालतू है। लड़की ने बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए उसकी एक तस्वीर निकाली और कहा, ये बहुत प्यारा है, क्या यह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने सोचा, फोटो को पकड़े हुए आपका क्या उपयोग है? इनमें से अधिकांश पालत जानवर समान दिखते हैं। घटना में मैं एक बिल्ली से टकराता हूँ जो बिल्कुल समान दिखती है। क्या मुझे इसे छीनना चाहिए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि बिल्ली फैंग युआन के कमरे में नहीं थी, वह फिर से उदास महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ वह दरवाजे की ओर चली गई। जब दरवाजा खुला तो फैंग युआन ने कहा, हालांकि आपकी बिल्ली मेरे साथ नहीं है, मैं इसे खोजने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कहेगा।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हाल ही में पता लगाया था कि पालतू जानवरों और मनुष्यों के बीच संबंध मास्टर और नौकर की तरह सरल नहीं थे। अभी भी भावनाएं थीं और वह आधी रात में कल लड़की को अकेले इधर उधर भागते हुए नहीं देख सकता था। हुओजी दोपहर में मेरे हाथ से भाग गया। ऐसा लग रहा था कि इसने गौरैया को देखा और उसे पकड़ना चाहता था। यह मेरे हाथ से मुक्त हो गया और मैं इसे वापस लाना चाहता था, इसलिए मैं इसके बाद पूरे रास्ते भागता रहा जब तक कि यह इस होटल में नहीं चला। मैंने इसे वापस बुलाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने हमारे कनेक्शन को काट दिया है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने कहा कि उसकी आंखें फिर से लाल थीं। उसके पतले होठों को कसकर शुद्ध किया गया था, जैसे कि वह रोने की कोशिश नहीं कर रही थी। फेंग युआन ने खुद को सोचा, क्या एक गैर जिम्मेदार मास्टर है। जब ये पक्षी के लिए शिकार कर रहा था तो उसे अनुबंध रत्न के स्थान पर वापस बुलाना चाहिए था। क्या होगा अगर यह अन्य पालतू जानवरों के साथ लड़ाई में शामिल हो गया और दूसरों की सुरक्षा की परवाह नहीं की। पालतू जानवर किसी तरह अभी भी प्रकृति में जंगली थे और केवल मास्टर ही इसे रोक सकते थे। लेकिन जब से फेंग युआन उसकी मदद करने के लिए सहमत हुए थे, उन्हें एक तरह से सोचना शुरू करना पड़ा। एक एक करके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना निश्चित रूप से एक तरकीन व्यवहार था। दूसरी मंजिल से छठी मंजिल तक खोज करने वाली ये लड़की वाकई बहादुर थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 96 शिकारियों। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह इस होटल को नहीं छोड़ेगा? फेंग युआन ने गंभीरता से पूछा। कौन जानता था कि यह कहीं और चला गया था। असंभव। मैंने इसके साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जब तक कि यह एक पिंजरे में बंद न हो जाए जो आध्यात्मिक संबंध को काट सकता है। अन्यथा मैं इसे किसी भी समय समझ सकता हूँ, लड़की ने सकारात्मक रूप से कहा। जब फेंग युआन ने आध्यात्मिक संबंध को काटने के बारे में सुना तो वह चौंका। वास्तव में ऐसे अपराधी थे जो दूसरों से पालतू जानवरों को चोरी करने और छीनने से लाभान्वित होते थे। वे शिकारियों के रूप में जाने जाते हैं। एक पालतू जानवर ने अपने मालिक के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद यदि उसके मालिक ने इसे बुलाया तो निश्चित रूप से इसे मालिक के पक्ष में बुलाया जाएगा। ये नियम था। शिकारियों को लगता था कि पालतू जानवर की आत्मा के अनुबंध को मिटाने के लिए कौशल का अपना सेट है जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे मालिक को ट्रेनर बनने का अधिकार खोना पड़ेगा क्योंकि आत्मा अनुबंध अमान्य हो गया था। ये पालतू जानवर के लिए और भी बुरा था। ये या तो पालतू जानवरों की दुकान के लिए दूसरे हाथ के पालतू जानवर के रूप में बेचा जाएगा या ये भूमिगत जानवर कोलोसियम में किराए पर लिया गया ठग बन जाएगा। सबसे बुरा ये था कि कुछ लोग जो पालतू जानवरों को खाना पसंद करते थे उन्हें भोजन के रूप में खरीदते थे। यह अभी भी ठीक था अगर यह एक जंगली पालतू जानवर था, लेकिन दूसरों से पालतू जानवरों को चोरी करना और छीनना फायर कंट्री में एक गंभीर अपराध था। फेंग युआन की आंखें थोड़ी देर के लिए लुढ़की और वह सोच रहा था। चूंकि आध्यात्मिक संबंध काट दिया गया था, इसलिए वह इसे हल करने के लिए केवल भौतिकी का उपयोग कर सकता था। फिर उन्होंने अंतरिक्ष से शैडो वुल्फ को बुलाया। जब ये दिखाई दिया तो ये बहुत खुश लग रहा था क्योंकि यह लंबे समय तक वास्तविक दुनिया में दिखाई नहीं दिया था। इसने फेंग युआन को रगड़ दिया और चाट लिया और अगर यह काली हवा के बुद्धिमान होने के कारण नहीं था जो उसके शरीर से उत्सर्जित थे तो यह वास्तव में काफी प्यारा लग रहा था। हालांकि काली हवा ने इसे नरक से आने वाले एक मृत व्यक्ति की तरह महसूस किया था। आखिरकार यह एक प्लेटिनम पालतू जानवर था। यह अभी भी ज्यादातर लोगों के लिए बहुत भयानक था। क्या आपके पास अपने पालतू जानवर की सांस के साथ कोई आइटम है? फेंग युआन ने खुद से सोचा कि उसने शैडो वुल्फ को सांस के माध्यम से लोगों की तलाश करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह कुत्ते की नाक के समान संवेदनशील है या नहीं। लड़की ने तुरंत एक चौकोर दुपट्टा निकाला और फेंग युआन को बताया कि यह आमतौर पर बिल्ली के गले में लिपटा हुआ था, लेकिन यह आज भाग गया था। ठीक है जियो यंग, आप इसे आजमाएं। फेंग युआन ने वर्ग स्कार्फ को सूंघने के लिए शैडो वुल्फ का संकेत दिया। शैडो वुल्फ ने फेंग युआन को एक नाराजगी के साथ देखा, जैसे कि यह कह रहा था, आपने मुझे इतने लंबे समय के लिए बाहर नहीं जाने दिया और अब ये लड़ाई के लिए नहीं है। आपने वास्तव में मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि स्वामी के निर्देश की अवज्ञा नहीं की जा सकती थी, जिसके बारे में बोलते हुए शैडो वुल्फ भी उनका पहला पालतू जानवर था। इस अवधि के दौरान वह रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती दे रहा था जिससे उसे प्रकट होने का मौका नहीं मिला। भविष्य में इसके साथ अधिक संबंध बनाने के लिए बेहतर होगा। लगता है कि छाया भेड़िया बिल्ली की आभा को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। फिर वह जल्दी से भाग गया। फेंग युआन और लड़की ने पीछे से पीछा किया। किसी ने गलियारे से आने वाले शोर को सुना हो। दरवाजा खोला। जब उसने बड़े ग्रे भेड़िए को देखा जो उसकी आंखों के पीछे चल रही मौत की आभा का उत्सर्जन कर रहा था तो वह डर गया कि वह जमीन पर बैठ गया। फिर उसने फेंग युआन और उसके पीछे चल रही छोटी लड़की का देखा। अतिथि के पास फ्रंट डेस्क को रिपोर्ट करने के लिए फोन लेने की हिम्मत भी नहीं थी।
उसके हाथ पूरे हिल रहे थे। वे कमरा 701 के दरवाजे पर रुक गए। शैडो वुल्फ ने दरवाजे की ओर एक हमले की मुद्रा बनाई, लेकिन फेंग युआन द्वारा रोक दिया गया। शुश। फेंग युआन ने छाया भेड़िया के लिए एक मुंह इशारा किया। फिर वह दरवाजे पर चला गया, खटखटाया और कहा, हेलो, क्या कोई है? उद्धरण चिन्ह। लंबे समय के बाद कमरे से एक अधीर आवाज आई, ये कौन है? ये रात के मध्य में है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि यह एक आदमी की आवाज थी, फेंग युआन जारी रहा, सर, मुझे क्षमा करें। मुझे आपके कमरे के दरवाजे पर एक बटुआ मिला। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसे खो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ये बहाना बहुत लंगड़ा था। फेंग युआन ने इसे जोर से कहते हुए पछतावा किया। क्या होगा अगर अन्य लोग अपने बटुए को बिल्कुल नहीं लाते हैं या वे इसे जांच सकते हैं? हालांकि जैसे ही फेंग युआन इसके बारे में सोच रहा था, दरवाजा खुला फटा था। यह मेरा बटुआ है, इसे मुझे दो। जैसा कि उन्होंने कहा कि वह एक हाथ से बाहर पहुंचे और फेंग युआन के लिए इसे अपने हाथ में रखने का इशारा किया। जियो यंग। फेंग युआन ने छाया भेड़िया के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया था। वह महसूस कर सकता था कि जिस क्षण दरवाजा खोला गया था, बिल्ली की आभा विशेष रूप से मजबूत थी। ये सबसे अधिक संभावना थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति अपराधी था। वे अवैध व्यापार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शायद परेशानी को भड़काने की हिम्मत नहीं की। यह इस वजह से ठीक था कि फेंग युआन ने तुरंत छाया भेड़िया को दरवाजा खोलने और व्यक्ति पर उछाल देने का आदेश दिया। ह्यूजी। दरवाजा खोलने के बाद लड़की ने तुरंत कपकपी वाली आग आकर्षण बिल्ली को देखा जो पिंजरे में बंद थी। वह दौड़ पड़ी, लेकिन उसने पाया कि पिंजरे पर बिजली का कट था। वह पिंजरे से दूर इलेक्ट्रोक्यूटेड था। अब उस बिल्ली को जाने दे, फेंग युआन ने आदेश दिया। इस समय छाया भेड़िया आदमी पर दबाव डाल रहा था। आदमी की मांसपेशियां उखड़ रही थीं। उन्होंने केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने थे। उसके चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति थी और वह एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था। जैसे ही उसे नीचे धकेला जा रहा था, उसने अपने पालतू जानवर, एक चील के आकार के एक पालतू जानवर को बुलाया। जैसा कि फेंग युआन के पास पवन क्षेत्र प्रमाणन था, उसने तुरंत इस पालतू जानवर की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिक नाम हॉपी, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ब्लड लाइन, इलेक्ट्रा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, गुणवत्ता, प्लेटिनम निम्न ग्रेड, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्तर, स्तर 5 मध्यवर्ती, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, गुण, जानवर, पक्षी, हवा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्थिति, हमला विशेष, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कौशल 1, तेज पंजे 2, उछाल 3, उड़ान जोर 4, पंखों को घुमाएं, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हॉपी ने अपने पंख खोले और अपने तेज पंजे का इस्तेमाल छाया भेड़िया पर करने के लिए किया। शैडो वुल्फ के पास आदमी को जाने देने और उसके साथ युद्ध की स्थिति में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिटिल बी तारांकन स्टार, आपने मास्टर डू ले की अच्छी योजना को कैसे बर्बाद किया? मैं आज आपको सबक सिखाऊंगा। आदमी उठ गया और उसने अहंकार से कहा। शैडो वुल्फ की लार अभी उसके शरीर पर टपक गई थी, जिससे उसे बहुत घृणा हुई। एक प्रशिक्षक के रूप में आपने वास्तव में किसी और के पालतू जानवर को चुरा लिया है। आप वास्तव में घृणित हैं। फेंग युआन ने खिड़की पर इशारा किया, जिसका अर्थ है कि वो होटल में लड़ना नहीं चाहता था और वो बाहर खुले स्थान पर लड़ना चाहता था। ये कहने के बाद फेंग युआन ने जियो जिन को खिड़की से रोका और उस पर कूद गया। ये क्रिया बेहद भयानक थी। छोटी लड़की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने देखा तो वह शर्मा गई। एम्फ, मैं आता हूँ। खुद को ढूंढ ले कहने वाले व्यक्ति को भी पता था कि होटल में परेशानी पैदा करना उचित नहीं था। यदि वे बाहर लड़ते और यदि वे जीत नहीं पाते तो वे भागने का अवसर ले सकते थे। यदि वे पालतू सुरक्षा प्रबंधन समिति के हाथों में पड़ गए तो उन्हें 30 साल तक के कारावास का सामना करना पड़ सकता है। फेंग युआन ने ग्रिफॉन पर उड़ान भरी और होटल से बहुत दूर खुले स्थान पर उतरा। डू लेई ने एक हाथ से हॉपी के पंजे पकड़ लिए। उनकी कलाई की ताकत अद्भुत थी और वह खुले स्थान पर भी कूद गए। स्टील ग्रिफॉन बुरा नहीं है। यह एक प्लेटिनम पालतू जानवर की तरह दिखता है। इसे काले बाजार में बहुत अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने शरीर को चाटने की अभिव्यक्ति की, जिससे फेंग युआन बेहद असहज महसूस कर रहा था। फिर आपको मुझे पहले हराना होगा, फेंग युआन ने ठंड से कहा। इस समय छाया भेड़िया आकाश से उतरा था और फेंग युआन के सामने अवरुद्ध हो गया था। अब हॉपी से घात लगाकर हमला किया गया था। यह अपनी गुस्से वाली आंखों से हॉपी पर नजर गड़ाए रहा। होटल के मेहमान मूल रूप से बहुत नींद में थे। जब उन्होंने गलियारे में शोर सुना तो वे शुरू में क्रोध को बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने पालतू जानवरों के बीच लड़ाई देखी तो उन्होंने अचानक अपनी नींद खो दी और देखने के लिए खिड़कियां खोल दी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 97, ट्रेनर का कौशल। चूंकि यह एक द्वंद्व था, फेंग युआन ने तुरंत जियोजिन को प्रतिद्वंद्वी पर स्टेयर का उपयोग करने का आदेश दिया। हॉपी को घूरने
से बहुत असहज था। चूंकि यह एक ग्रेड कम था, इसलिए हमले का प्रभाव लगभग 30% कम हो गया था। छाया भेड़िया ने तुरंत इस पल पर हमला किया। डू लेई हैरान था, ये सोचकर कि यह व्यक्ति वास्तव में एक दोहरी पालतू ट्रेनर था। हालांकि उन्होंने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि वह एक था भी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सामने एक नीला पैंथर दिखाई दिया। पैंथर के बारे में जानकारी तुरंत फेंग युआन के दिमाग में पानी के दायरे के माध्यम से भेजी गई थी। वैज्ञानिक नाम वाटर ब्लू पैंथर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ब्लड लाइन कोई नहीं, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, गुणवत्ता प्लेटिनम मध्यवर्ती, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्तर ग्रेड 5 उच्च, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, गुण जानवर पानी, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्थिति विशेष समर्थन, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कौशल 1 तेंदुआ पंजा, 2 फ्लैश, 3 ध्वनि तरंग, 4 प्रेत, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फेंग युआन अभी पानी के आर्कन दायरे से बाहर आया था और अब उसे पानी के प्रकार के पालतू जानवर का सामना करना पड़ा। अन्य कौशल समझ में आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने प्रेत कौशल देखा था। चूंकि जल प्रकार के पालतू जानवरों में आमतौर पर हमले होते थे जो सामान्य हमलों की सीमा से बाहर थे, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ा। छाया भेड़िया जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके सामने तेंदुआ था। जब फेलिन और कैनाइन मिले तो वे विशेष रूप से एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे। छाया भेड़िया दहाड़ता है, दूसरे पक्ष को डराने की कोशिश करता है। हालांकि दो पालतू जानवर एक ही ग्रेड के थे, इसलिए आत्मा तेंदुए ने छाया भेड़िया को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। वे फिर लड़ने लगे। उनकी लड़ाई जानवरों के बीच लड़ाई की तरह थी। उन्होंने दूसरे पक्ष के गले का टेने का अवसर पाते हुए दूसरी पार्टी पर हमला किया, अपनी काटने की ताकत के साथ। जो कोई भी दूसरे पक्ष को पहले जीतता है वो मूल रूप से जीत की घोषणा करेगा। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ स्टील ग्रिफॉन और हार पी के बीच लड़ाई शुरू हुई। हॉपी की हमले की शक्ति वास्तव में बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसकी गति ग्रिफॉन के ऊपर चौंकाने वाली थी। प्रत्येक हमले में वह एक और स्थिति में दिखाई देगी और जियो जिनके तेज पंजे का हमला बार बार याद किया गया। डू लेई जो पक्ष में थे, उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरा लुक था। एक शिकारी के रूप में डू लेई को कई बार पालतू प्रशिक्षकों द्वारा पीछा किया गया था। उन्होंने बस 17 या 18 वर्षीय युवाओं को अपने सामने गंभीरता से नहीं लिया। पर्यटकों के बीच एक अनुभवी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या ये डू लेई है जिसे ईगल तेंदुए चोर के रूप में जाना जाता है? वही एक उच्च स्तरीय ट्रेनर जो ईगल मैन और तेंदुए को पालतू जानवरों के रूप में उपयोग करता है। मैंने सुना है कि उसने कुछ साल पहले स्वर्गीय गुप्त मंडप में प्रवेश करने की कोशिश की थी। परीक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने हार मान ली और एक पेशेवर शिकारी बन गए। उसने सभी चोरी किए गए पालतू जानवरों को बेच दिया और अपने पालतू जानवरों को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उसका लक्ष्य उसे हराने वाले लोगों से बदला लेना है। उद्धरण चिन्ह। तो यह मामला था। चूंकि आवाज बहुत तेज थी, फेंग युआन ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उच्चतम श्रेणी के पालतू जानवर जो वर्तमान में फेंग युआन थे, वे सिहोरस को फ्रीज कर रहे थे जो 100 बार मजबूत हुए थे। और उसके सामने दो, एक ग्रेड 5 उच्च और दूसरा ग्रेड 5 मध्यवर्ती था। ये स्पष्ट था कि उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था और सुधार किया गया था। न केवल ये पालतू जानवर उच्च विशेषताओं वाले थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था। जियो जिन और जियो यंग के ग्रेड अन्य दलों के बराबर थे, हालांकि उनका स्तर कम था। जियो जिन टीम की लड़ाई में अच्छे थे, उन्होंने ग्रिफ न लीजन की कमान संभाली। जियो यंग एक हत्यारा था और वह चुपके हमलों में अच्छा था। इन दो योद्धाओं जैसे पालतू जानवरों के साथ लड़ते समय उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वास्तव में वे एक नुकसान में भी थे। आप समाप्त कर चुके हैं, डू ले ने कहा। उसने अपने दस्ताने उठाए। क्या आप निम्न स्तरीय ट्रेनर और उच्च स्तरीय ट्रेनर के बीच अंतर जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। ओह, फेंग युआन उत्सुक था। जब वो आर्कन क्षेत्र में पालतू जानवरों के साथ लड़े तो उनकी विशेषताएं नुकसान में थीं। उनकी राय में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ट्रेनर की कमांडिंग क्षमता थी। हालांकि ताकत की अंगूठी खरीदने के बाद उन्होंने पाया कि ट्रेनर के उपकरण भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके सामने डू लेई के दस्ताने काफी संदिग्ध थे। हालांकि उपकरणों के संदर्भ में उनकी 100 गुना बढ़ी हुई प्रणाली असली धोखा थी। उसे अचानक अपनी सामरिक अंगूठी याद आ गई। यह अफसोस की बात है कि वो अपना बैग नहीं लाया, अन्यथा उसके उपकरण विशेषताओं में उलटफेर करने में सक्षम होना चाहिए। डू लेई ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया, जबकि हॉपी और पानी के नीले पैंथर के शरीर लाल बत्ती का उत्सर्जन कर रहे थे। फेंग युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये ट्रेनर का कौशल था। इसके लिए ट्रेनर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने और फिर उसे एक पालतू लड़ाई में छोड़ने की आवश्यकता थी। हालांकि ये फेंग युआन का पहली बार एक प्रशिक्षक से लड़ना था जिसके पास कौशल था। वह इसके पीछे के रहस्य को नहीं जानता था। बजक कौशल। डू लेई ने खुद को बदल दिया। फिर हॉपी और बाकी की आंखें लाल हो गईं। छाया भेड़िया और स्टील
ग्रिफॉन ने अचानक महसूस किया कि उनके प्रतिद्वंद्वी की हमले की गति और शक्ति बहुत बढ़ गई थी। यह अभी भी स्टील ग्रिफॉन के लिए ठीक था क्योंकि इसकी अपनी रक्षा शक्ति अधिक थी। यहाँ तक कि अगर यह प्रतिद्वंद्वी द्वारा कुछ और बार खरोंच किया गया था तो ये गंभीर रूप से नुकसान नहीं था। हालांकि छाया भेड़िया मुसीबत में था। फेलिन की गति पहले से ही बहुत तेज थी। जब गति को और बढ़ाया गया तो ये तेंदुए की गति के साथ नहीं रख पाएगा और सीधे उसकी गर्दन के पीछे काट लिया गया था। ये देखकर फेंग युआन मदद नहीं कर सका लेकिन परेशान महसूस कर रहा था। जियो जिन, जल्दी से जाओ और जियो यंग को बचाओ, फेंग युआन चिल्लाया। ग्रिफो न ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत आत्मा तेंदुए पर झपटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हॉपी ने उड़ान भरी और जियो जिन के चेहरे पर एक खूनी निशान बिखेर दिया। आपके 2 पालतू जानवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल से वे मेरे पालतू जानवर होंगे। उद्धरण चिन्ह। दू लेई पागलपन की स्थिति में लग रहा था क्योंकि उसने निडर कौशल का इस्तेमाल किया था। उसने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और क्रूरता से कहा, हूँ। फेंग युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वो सीधे दू लेई को नहीं हरा सकता। उनकी ताकत में अभी भी एक अंतर था। वो किसी भी कौशल को नहीं जानता था और उसके उपकरण अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत पीछे थे। फेंग युआन ने चुपचाप अपना मन बना लिया। आज रात के बाद उसे अपनी ताकत सुधारने के लिए अपने पालतू जानवरों के प्रशिक्षण में तेजी लानी चाहिए। वो इस तरह के शक्तिहीन दृश्य को फिर से नहीं होने दे सकता था। फेंग युआन को अपनी आंखें बंद देखकर दू लेई और भी बेतहाशा हंसा क्योंकि उसे लगा कि वह जीत गया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हमला। अपने संबंधित विरोधियों को बाहर निकालें। जाने मत दो। इस तरह वह अपने पालतू जानवरों को याद करने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अगले सेकंड में वह अब मुस्कुरा नहीं सका। एक विशाल बख्तरबंद भालू ने अपनी छाती को थपथपाया। यह उसके सामने दिखाई दिया। जैसे ही उसने खुद को म्यूट किया, उसके शिष्य सिकुड़ने लगे। 3 पालतू प्रशिक्षक। उद्धरण चिन्ह। साधारण प्रशिक्षक केवल एक पालतू जानवर को नियंत्रित कर सकते थे। केवल अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि के साथ वे लड़ाई में अधिक पालतू जानवरों को नियंत्रित कर सकते थे। 2 पालतू प्रशिक्षकों का होना पहले से ही बेहद दुर्लभ था, लेकिन उनके सामने फेंग युआन ने एक ही समय में 3 पालतू जानवरों को नियंत्रित किया। नहीं, उसने खुद को मजबूर किया होगा, दू लेई ने खुद से कहा। बख्तरबंद भालू को पहले ही फेंग युआन का आदेश मिल गया था और पूरी गति से तेंदुए पर चढ़ा था। यद्यपि उसका थप्पड़ छूट गया, लेकिन उसने आत्मा तेंदुए का पीछा किया जो छाया भेड़िया को काट रहा था। जियो यंग, आपने कड़ी मेहनत की है। फेंग युआन ने छाया भेड़िया को वापस अपने स्थान पर बुलाया और फिर पिक को बुलाया। दू लेई, है ना? मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप अब तक मिले सबसे मजबूत ट्रेनर हैं। पिक, जो फेंग युआन के सामने था, पहले से ही नीली बिजली इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हालांकि आपको अभी भी खोना है। आप सिर्फ एक युद्ध मशीन हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, पिक की रोशनी ने पहले ही सभी का अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया था। चार्ज ब्लू लाइटनिंग। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 98, आई एम स्ट्रॉन्गर थैन यू। जब बिजली चार्ज अपनी सीमा तक पहुंच गया तो पिक ने मिसाइल की तरह उड़ान भरी। ये तेजी से आत्मा तेंदुए और हॉपी के शरीर से गुजरा और फिर यह मैदान के किनारे पुताई पर खड़ा था। गोलाकार बिजली सभी पालतू जानवरों को भारी मात्रा में बिजली की क्षति का कारण होगा जो इसके संपर्क में आए थे, और इसका लकवाग्रस्त प्रभाव भी होगा। यद्यपि यह प्रभाव पानी में सिहोरस के प्रभावमंदी के क्षेत्र के रूप में अच्छा नहीं था, ये बस कौशल के अतिरिक्त प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हॉपी पहले से ही घूरने से असहज महसूस कर रहा था और इसकी हमले की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब जब इसे सुन्नता के बिंदु पर इलेक्ट्रोक्यूट किया गया था तो ये काफी अच्छा माना जाता था कि यह अभी भी मुश्किल से उड़ सकता है। इसके लिए वापस लड़ना और भी असंभव था। जियो जिन ने इस दृश्य को देखा और अभी अभी अपने शरीर पर हॉपी के यादृच्छिक खरोंच के बारे में सोचा। यह मदद नहीं कर सकता था लेकिन गुस्सा महसूस कर सकता था। इसके बाद यह उछल गया और इसके शरीर पर झांकना शुरू कर दिया। हॉपी के मौजूदा पंजे के हमले अब जियो जिन की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे खरोंच गया, हॉपी जियो जिन के हमले को रोक नहीं सका। आत्मा तेंदुआ कांप रहा था क्योंकि उसने उसके सामने 4 मीटर लंबे विशाल भालू को देखा। ये भालू उसे धमकी दे रहा था क्योंकि उसने अपने जोड़ों को तब तक दबाया जब तक कि वे रिकिंग की आवाज नहीं निकालते। ट्रेनर के कौशल का उपयोग करने से किसी के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दू लेई ने अपने निडर कौशल को जारी करने के बाद उनकी भावनाएं काफी अराजक थीं। अब जब उसने अपना निडर कौशल जारी कर लिया था तो वह इसके बजाय शांत हो गया था। उन्होंने फेंग युआन पर जमकर नजर डाली, फिर एक भयावह मुस्कान प्रकट की और कहा, आप बहुत शक्तिशाली भी हैं। मैं उस चीज को तुम्हारी गर्दन पर पहचानता हूँ। आप स्वर्गीय गुप्त मंडप में भी जाना चाहते हैं, है ना? मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा और आपने मुझे जाने दिया।
उसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने बस एक राहगीर से डू लेई के अतीत के बारे में सुना था और उससे कहा, आपके सपनों में आप सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति हैं, जेल जाओ और अपने आप को प्रतिबिंबित करो। उद्धरण चिन्ह। हा। उद्धरण चिन्ह। डू लेई ने उस क्षण का लाभ उठाया जब फैंग युआन का ध्यान आत्मा तेंदुए को वापस बुलाने के लिए विचलित था। फिर उन्होंने एक और पालतू जानवर को बुलाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को खत्म करने की विधि का उपयोग किया। इस पालतू जानवर के दिखाई देने के बाद इसने तुरंत बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ा, जिससे लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए और खांसते रहे। फैंग युआन कोई अपवाद नहीं था, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि डू लेई भागने वाला था। वह जियो जिन पर चिल्लाया, जल्दी से धुएं को उड़ाने के लिए तेज हवा का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जियो जिन ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हॉपी ने बेहद तेज गति से हवा में ले लिया, डू लेई को पकड़ लिया और बेहद तेज गति से दूरी में उड़ गया। दूर मत भागो। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने तुरंत छोटे जियो यंग को बुलाया। जियो जिनकी सहनशक्ति निश्चित रूप से बाहर चल रही थी और उनके लिए यह असंभव था कि वे तुरंत ग्रिफिन लीज न को बुलाएं। इतनी बड़ी संख्या में पालतू जानवरों को बुलाने से पहले उन्हें तैयारी के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। जियो यंग ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन ये पता चला कि यह हॉपी की गति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता है। ये पिक के पक्षाघात प्रभाव के लिए समय होना चाहिए। गोलाकार बिजली प्रतिद्वंद्वी की हमले की गति और हमले की शक्ति को लगभग 99% और आंदोलन की गति को कम कर सकती है। हालांकि अवधि विशेष रूप से कम थी और यह स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता है। D-Minute। ये देखते हुए कि डू लेई पहले से ही रात के आकाश में गायब हो गया था, फैंग युआन ने पीछा जारी रखने के लिए जियो यंग को आदेश नहीं दिया। आखिरकार गति में एक अंतर था। जिस तरह वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था, भीड़ में गर्मजोशी से तालियां बजीं। ओल्ड मैन, ये सबसे रोमांचक द्वंद्व है जिसे मैंने 80 वर्षों में देखा है। उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, तो ये पता चला है कि मेरे पास एक ही समय में इतने सारे पालतू जानवर हो सकते हैं। मेरा कोड अचानक अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। युवा लड़की, वाह, ये बहुत अफसोस की बात है कि वो बहुत छोटी लग रही है। अन्यथा वह एक प्रेमी होने के लिए एकदम सही है। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन के पास इन सभी की देखभाल करने का समय नहीं था। उसने अपने सभी पालतू जानवरों को वापस बुलाया। वो फिर घूम गया और होटल के दरवाजे की ओर चला गया। जो लड़की अपनी बिल्ली की तलाश कर रही थी, वह अपनी बाहों में एक उग्र लाल बिल्ली का बच्चा पकड़े हुए थी। धन्यवाद। वह अपनी बाहों में बिल्ली के बच्चे के साथ फैंग युआन के लिए दौड़ी और गहराई से झुकी। डन का उल्लेख। आपने पिंजरे को कैसे खोला? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन इस बारे में अधिक उत्सुक था। वो ये देखना चाहता था कि क्या बख्तरबंद भालू एक थप्पड़ से पिंजरे को तोड़ सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति को अलग करने वाला पिंजरा शायद सामान्य सामग्रियों से नहीं बना था। उसके कपड़े कमरे में छोड़ दिए गए थे और अंदर एक चाबी है। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने फैंग युआन को एक चमकदार चाबी सौंपी। फैंग युआन ने खुद को सोचा कि पिंजरे की सामग्री काफी खास थी, शायद इसका शोध मूल्य था, इसलिए उन्होंने चाबी ली और आदमी के कमरे में चले गए। वह अपने अनुमान का परीक्षण करना चाहता था, जैसी कि उम्मीद थी। जिस क्षण उसने पिंजरे को छुआ, सिस्टम को कुछ होश आया। डिंग। लॉकडाउन पिंजरे का पता चला। ग्रेड, गोल्ड हाई ग्रेड। क्या आप 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान वृद्धि के साथ आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित तरीकों से चुन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि पर छोड़ दें और एक सोने के उच्च श्रेणी के लॉकडाउन पिंजरे प्राप्त करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, गुणवत्ता में 100 गुना वृद्धि और एक प्लेटिनम कम ग्रेड स्टील लॉकडाउन पिंजरे प्राप्त करते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चूंकि केवल एक ही विकल्प था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे स्टील के पिंजरे में अपग्रेड करना पसंद करेंगे। इस पिंजरे के साथ वह बिना खाए हुए पालतू जानवरों को कैद कर सकता था। एक और उपयोग था, जो ये था कि पिंजरे में कैद पालतू जानवर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होंगे। ये प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त था। अब जब इस पिंजरे के साथ अधिक से अधिक पालतू जानवर थे, तो उनके प्रयोगों के लिए एक कंटेनर होगा। फैंग युआन ने पहले ही इसके माध्यम से सोचा था। दुनिया के सबसे मजबूत प्रशिक्षक बनने के लिए और पालतू जानवरों की प्रचुरता का पता लगाने के लिए उनके पास अपना स्वयं का अनुसंधान संस्थान होना चाहिए। चाहे वह झाओ रेन हो या वांग चेंगगोंग, उनका शोध अत्यंत मूल्यवान था। जब समय सही था, तो वे इसे अपने स्वयं के अनुसंधान संस्थान के साथ जोड़ सकते थे। चाहे वह पैसा कमाना हो या अपनी ताकत बढ़ाना हो, यह एक अच्छा विकल्प था। हालांकि लक्ष्य थोड़ा दूर था, एक के पास दीर्घकालिक योजना थी। ये फैंग युआन के सच्चे विचार थे। फैंग युआन के पिंजरे को वापस अपने कमरे में ले जाने के लंबे समय बाद पालत सुरक्षा प्रबंधन समिति एक जांच करने के लिए डू लेई के कमरे में नहीं आई। जांच के प्रभारी पुलिसकर्मी ने फैंग युआन से एक लिखित बयान लिया। जब उसे पता चला कि फैंग युआन ने डू लेई को हराया है,
तो वह काफी हैरान थी। हालांकि जब उसके श्रेष्ठ ने उसे बताया कि फेंग युआन ग्रिफॉन लीजन का नेता था तो वह तुरंत समझ गई। उसने न केवल फेंग युआन को बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा बल्कि उसने एक अतिरिक्त हस्ताक्षर भी मांगा। हालांकि हस्ताक्षर ने अभी भी एक किशोर की बचकानेपन को अंजाम दिया, इस दुनिया में जहां मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था जिन्होंने देखभाल की। अगले दिन फेंग युआन ने रसद कंपनी के कर्मचारियों को अपने घर में पिंजरे भेजने की व्यवस्था की। फेंग युआन ने ग्रिफॉन को स्टील के पिंजरे में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस क्षण उन्होंने पिंजरे को छुआ वे पूरी तरह से अपनी ताकत खो देंगे। इस तरह की धातु सामग्री का पालतू जानवरों पर एक चमत्कारी प्रभाव पड़ता था, इसलिए वे केवल रसद के माध्यम से जा सकते थे। चूंकि पिंजरा बहुत महंगा था, इसलिए रसद लागत 100,000 जितनी अधिक थी। फेंग युआन के हाथ में कोई नकदी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति भीड़ से बाहर चला गया और फेंग युआन के लिए रसद लागत का भुगतान करने की पहल की। ये व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसने ट्रेन के व्यापार क्षेत्र में फेंग युआन के साथ एक शर्त खो दी थी। उन्होंने कल फेंग युआन की लड़ाई देखी थी और अब केवल उनके लिए प्रशंसा थी। ये देखते हुए कि फेंग युआन के पास कोई पैसा नहीं था, उसने तुरंत पैसा निकाल लिया, पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। धन्यवाद, फेंग युआन ने शांति से कहा। आपका स्वागत है। अगली बार जब आप फिर से दानव शहर में आएं, तो एक बार देखने के लिए मेरे परिवार की उपकरण की दुकान पर आना याद रखें। हम आपके सभी उपकरण उच्च कीमत पर खरीदेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार उसने अपना सारा पैसा 2 चांदी के उपकरण खरीदने के लिए खर्च किया था और अपने माता पिता द्वारा डांटा गया था। अंत में उसने उन्हें लगभग 5 गुना कीमत पर बेच दिया। फेंग युआन फिर से ट्रेन में चढ़ गया। इस बार उनका लक्ष्य शंघाई में घास के मैदान का क्षेत्र था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 99 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयोगशाला में लौटें। डेमन सिटी ऑफ फायर कंट्री में फेंग युआन शहर के बीच में खड़ा था, यह महसूस करते हुए कि लोग आते हैं और जाते हैं। शहर की उनकी भावना ट्रेन स्टेशन के चारों ओर घूम रहे लोगों को जोड़ रही थी। लोगों की संख्या चक्सिन टाउन में लोगों की तुलना में अधिक होगी। ग्रास आर्कन दायरे का पता फायर कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में है। फेंग युआन ने संदेश में पते को देखा। पिछली बार जब वह विश्वविद्यालय में आया था तो वह ग्रिफॉन लीजन को इंक्यूबेट करने के बारे में था और उसने डॉक्टर के साथ आदान प्रदान करने के लिए विकास के लिए गुप्त सूत्र भी निकाला। वांग कि वह आज घास के मैदान को चुनौती देने की जल्दी में नहीं था, इसलिए वह डॉक्टर पहली एक यात्रा वांग फेंग युआन ने पहले ही प्रयोगशाला का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह अपने चेहरे को स्कैन करके प्रयोगशाला में प्रवेश कर सकता था। प्रयोगशाला में कई प्रयोगशाला कर्मचारी भी फेंग युआन को जानते थे। हालांकि यह बच्चा केवल कुछ दिनों के लिए अपनी प्रयोगशाला में रहा था, लेकिन उसने उन पर गहरी छाप छोड़ थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास की औषधि और ग्रिफॉन लीजन के लिए उनकी गुप्त रेसिपी ने सीधे एक पायदान पर अपनी प्रयोगशाला की रेटिंग बढ़ा दी थी। वे आइटम जो वे धन के लिए आवेदन कर सकते थे वे भी बढ़ गए थे। डॉक्टर वांग में फेंग युआन को डॉक्टर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया गया था। वांग का कमरा अभी तक। उन्होंने एक वैज्ञानिक को देखा जो लाउंज में आराम कर रहा था और पूछा। एक परिचित आवाज फिर पीछे से आई, क्या ये फेंग युआन नहीं है? डॉक्टर वांग आज डिम्यूलिन के पत्तों की तलाश में निकल गए हैं। यह विकास औषधि के सूत्र में एक महत्वपूर्ण घटक है, इसे ताज़ा रखा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने मुड़कर देखा कि यह लियू शिवेन था, जो पहले उसके खिलाफ गया था। जब से उन्हें काले बाजार के लोगों द्वारा डंप किया गया था, लियू शिवेन को डॉक्टर द्वारा माफ कर दिया गया था। वांग अब वो बुरी बातें नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह प्रयोगशाला में प्रबंधन कार्य कर रहा था। हाय निर्देशक लियू। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि लियू शिवेन ने बार बार फेंग युआन के खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया था, उन्हें लियू शिवेन की अच्छी छाप नहीं मिली। लियू शिवेन को पता था कि फेंग युआन उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ आत्मा हंसी की और कहा, फेंग युआन, आपको मेरे प्रति बहुत अधिक शत्रुतापूर्ण नहीं होना चाहिए। मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। आखिरकार माँ ने प्रयोगशाला में प्रवेश करने के लिए पैसे खर्च किए। अब मुझे लगता है कि विकास के क्षेत्र का बाजार मूल्य पालतू शावक को बेचने की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए मैं उस तरह का काम फिर से नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन वास्तव में दिलचस्पी नहीं थी अगर लियू शिवेन अभी भी बुराई करेंगे या नहीं। वैसे भी अगर वह फिर से परेशानी का कारण बना तो वह उसे फिर से हरा देगा। आप डॉक्टर की तलाश क्यों कर रहे हैं वांग? लियू वेन भी फेंग युआन के साथ इस विषय पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से इस विषय को बदल दिया और फेंग युआन को अपनी यात्रा का उद्देश्य पूछा। मैं जल्द ही घास के मैदान को चुनौती देने जा रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं जिस आर्कन दायरे को चुनौती देने जा रहा हूँ वह थोड़ा अलग है। मुझे एक घास प्रकार के पालतू जानवर की आवश्यकता है और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टर वांग के यहाँ एक उपयुक्त घास प्रकार का पालतू जानवर है।
फैंग युआन ने कहा, मैं डॉक्टर वांग की प्रयोगशाला सभी प्रकार की विशेषताओं के साथ बड़ी संख्या में पालतू जानवर के शावक थे। वो ये देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसा है जिसे वह फिर से भर सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक रानी मधुमक्खी पर भरोसा करने का विश्वास नहीं है। विशेष रहस्यमय क्षेत्र। लियू शिवेन ने अपना हाथ पकड़ लिया और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, ये सोचकर कि क्या आप स्वर्गीय गुप्त मंडप के प्रमाणन के लिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन थोड़ा हैरान था कि लियू शिवेन वास्तव में स्वर्गीय गुप्त मंडप के बारे में जानते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे देखा, लियू शिवेन एक अज्ञानी और अक्षम गुंडे की तरह लग रहा था। फैंग युआन की आंखों में तिरस्कार को देखते हुए लियू शिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आखिरकार मैं अभी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। ये सिर्फ ही तना है कि मैं PhD नहीं हूँ। मैं घरेलू शिक्षा और अनुसंधान के बारे में जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यदि आप हमसे एक शक्तिशाली घास प्रकार के पालतू जानवर को ढूंढना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आप निराश होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ केवल चांदी के निम्न श्रेणी के पालतू जानवर हैं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले पालतू जानवरों को प्राप्त करना, सस्ता करना और सभी पहलुओं में लाभ प्राप्त करना आसान है। लियू शिवेन ने अपनी पूंछ पर घास उगने के साथ एक माउस उठाया और इसे फैंग युआन को दिखाया। फैंग युआन बहुत निराश था। ऐसा लग रहा था कि वो केवल देखने के लिए पालतू जानवर की दुकान पर जा सकता है। तब ली शिवेन ने कहा, खांसी, हालांकि यह बताने के लिए एक शानदार बात नहीं है, मैं पालतू जानवरों को काले बाजार में बेचता था। मुझे पता है कि एक काला बाजार व्यापारिक बिंदु है जहां आपको शक्तिशाली पालतू जानवरों को खोजने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन कीमत थोड़ी महंगी हो सकती है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। काला बाजार। क्या काले बाजार में पालतू जानवर सभी ठग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने लियू शिवेन को देखा। उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन काले बाजार में आर्किन स्थानों या जंगल से प्रशिक्षकों द्वारा कब्जा किए गए शक्तिशाली कुलीन पालतू जानवर भी हैं। कुछ ने पालतू जानवरों को भी पकड़ लिया है। आपको पालतू जानवरों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन के शब्द सत्य थे। फैंग युआन ने कई बार पालतू जानवरों के साथ संघर्ष किया था और अनुभव का खजाना जमा किया था। ध्वस्त पालतू जानवर और साधारण पालतू जानवर बाहर से समान दिखते थे, लेकिन प्रदर्शन किए गए पालतू जानवरों की विशेषताएं साधारण पालतू जानवरों की तुलना में दोगुनी थीं। लियू शिवेन ने फैंग युआन को एक व्यवसाय कार्ड सौंपा और कहा, नहीं, 76 गूडांग स्ट्रीट प्रवेश द्वार है। इस व्यवसाय कार्ड को ले तो केवल आप ही दर्ज कर सकते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने फैंग युआन के कंधे को थपथपाया। सौभाग्य। उद्धरण चिन्ह। लियू शिवेन की पीठ को देखते हुए फैंग युआन को कुछ याद आया। ओह हाँ, आपकी हवा और गड़गड़ाहट लोमड़ी। उद्धरण चिन्ह। वह छोटा आदमी मुझे ये काला बाजार से मिला, लेकिन ये बहुत कमजोर लग रहा था, इसलिए इसकी लागत ज्यादा नहीं थी। ये लगभग 8 मिलियन था। लियू शिवेन ने कहा, यह अब आपके हाथों में है ना? इसका अच्छे से ख्याल रखें। उद्धरण चिन्ह। ... पर खड़ा है नहीं। 76 गूडांग स्ट्रीट, ये स्काईपेट मार्केट नामक एक साधारण पालतू दुकान लगती थी। हेलो सर, क्या आप यहाँ पालतू जानवर खरीदने के लिए हैं? दुकान के सहायक ने फैंग युआन को एक छात्र की तरह देखा, एक अमीर आदमी की तरह नहीं, इसलिए वक्त थोड़ा ठंडा लग रहा था। फैंग युआन ने पूछा, क्या आप यहाँ के व्यक्ति हैं? उद्धरण चिन्ह। दुकान के सहायक को चकित कर दिया गया और उसने फैंग युआन को देखा। मैं एक पालतू जानवर खरीदने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए दुकान सहायक नंबर 1 हूँ। यदि आप हमारे स्टोर के प्रभारी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो वह अभी बार काउंटर पर बैठा है। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने सिर हिलाया और बार काउंटर पर सीधे प्रबंधक के पास चला गया। इस प्रबंधक ने उसे एक गहरी छाप दी, क्योंकि वह एक समुद्री डाकू की तरह एक आंखों वाला आदमी था। वह एक डाकू की आभा को अनजाने में भी निकाल रहा था। क्या बात है, छोटा बच्चा। यदि आप एक पालतू जानवर खरीदना चाहते हैं तो बस दुकान सहायक की तलाश करें। दरवाजे पर एक छूट आइटम है। ये थोड़ा अधूरा है, लेकिन कीमत सस्ती है। आप जा सकते हैं और एक नज़र डाल सकते हैं। ये देखते हुए कि यह एक बच्चा था, उसने रुचि खो दी। फैंग युआन ने चुपचाप बार काउंटर पर बिजनेस कार्ड डाल दिया। एक आंख वाले बॉस ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। आप हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे लियू शिवेन द्वारा पेश किया गया था। फैंग युआन को पता नहीं था कि उनका गुप्त कोड क्या है, इसलिए वो केवल लियू शिवेन के नाम का उल्लेख कर सकते हैं। आखिरकार ये व्यवसाय कार्ड उनका था। बॉस ने खड़े होकर फैंग युआन को बार काउंटर के पीछे आने का इशारा किया। वह अंदर चला गया और कुछ ऐसा देखा जो फर्श पर धातु के मैनहोल कवर की तरह दिखता था। धातु बहुत परिचित लग रही थी। ये स्पष्ट रूप से पिंजरे की उसी प्रकार की धातु थी जो उसने कल से एक दिन पहले होटल से प्राप्त की थी। पालतू जानवरों की दुकान कानूनी थी, लेकिन पालतू जानवरों के लिए काला बाजार निषिद्ध था। ऐसा
लिए था, क्योंकि कई लोग अन्य लोगों के शक्तिशाली पालतू जानवरों को जब्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे, जिससे प्रशिक्षकों के बीच संघर्ष होगा। फायर कंट्री के लिए स्थिर व्यवस्था बनाए रखना अच्छा नहीं था। हालांकि कौन जानता होगा कि पालतू जानवर की दुकान के ठीक नीचे पालतू काला बाजार था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 100 ब्लैक मार्केट में लेन देन। अनुवादक नायुइबो स्टूडियो, संपादक नायुइबो स्टूडियो। तहखाने थोड़ा अंधेरा था। बॉस ने उसके हाथ ताली बजाई और रोशनी आ गई। फैंग युआन ने देखा और बंदरों के एक समूह को अपनी पूंछ पर लालटेन के साथ देखा। उन्होंने तहखाने को रोशन करने के लिए अपने स्वयं के प्रकाश का उपयोग किया। किसी न किसी गिनती के अनुसार उनमें से लगभग 100 थे, जो लालटेन बंदरों के एक समूह के बराबर था। वे इतने आज्ञाकारी क्यों हैं? फैंग युआन ने पूछा। बॉस ने हंसते हुए कहा, प्रशिक्षक मजबूत का सम्मान करते हैं और पालतू जानवर और भी अधिक हैं। जब तक आप उन्हें हरा सकते हैं, वे आज्ञाकारी होंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि गे युआन इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सके, लेकिन ये सबके बाद एक काला बाजार था, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा। 2 लोगों के नक्शे कदम पर तहखाने के लंबे गलियारे में गूंज के साथ बहुत गहरा लग रहा था। आप किस तरह का पालतू जानवर खरीदना चाहते हैं? बॉस ने पूछा। रास्ते में फैंग युआन ने दोनों तरफ के पिंजरों में बहुत सारे पालतू जानवरों को देखा था, जो जेल की कोशिकाओं के समान थे। उनके पास एक सामान्य विशेषता थी, जो ये थी कि वे आकार में विशाल थे और क्रूर जानवरों की तरह दिखते थे। फायर कंट्री में ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही सोचा था। उन्होंने महसूस किया कि एक पालतू जानवर का आकार जितना बड़ा होगा, उसकी लड़ने की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। रईस और भी ज्यादा थे, इसलिए काले बाजार में पालतू जानवरों के बहुमत भी बड़े आकार के पालतू जानवर थे। घास प्रकार पालतू जानवर करेंगे। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे हमला करने में अच्छे हैं, उनकी उत्पत्ति स्पष्ट है और कोई अन्य आवश्यकताएं नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने शांति से अपनी आवश्यकताओं को बताया। घास का प्रकार, हमला। जैसा कि वह सोच रहा था, बॉस ने उसकी ठुड्डी को काट दिया। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी आवश्यकता के बारे में सुना है। घास के प्रकार के पालतू जानवरों के बहुमत समर्थन प्रकार के पालतू जानवर हैं। यदि आप चंगा, नियंत्रण और समर्थन करना चाहते हैं, तो घास के प्रकार का पालतू जानवरों के पास कई विकल्प हैं। लेकिन अगर आप हमला करना चाहते हैं, तो बॉस को लगता है कि उसने कुछ सोचा है। एक है। उद्धरण चिन्ह। वे जल्दी से चले और सड़क के पास काले बाजार में आए। एक पिंजरे में एक छिपकली थी, जिसकी पीठ पर फूल की कलियां उग रही थीं। फूलों की कलियों से 4 बेल के तंबू उग रहे थे और नीचे छिपकली थी। बेल छिपकली ये घास प्रकार के पालतू जानवरों के बीच सबसे अच्छे लड़ने वाले विशेषज्ञों में से एक है। क्या आप एक नज़र रखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन इस पालतू जानवर से बेहद संतुष्ट था। सबसे पहले, ये 2 मीटर लंबा था और इसकी पीठ पर फूल की कली के साथ, जो 1 मीटर लंबा होना चाहिए, ये बहुत भयंकर लग रहा था। हालांकि छिपकली लगातार जमीन पर पड़ी थी और बेलें थोड़ी पीली दिख रही थीं। ये छिपकली बीमार क्यों दिखती है? फैंग युआन ने पूछा। घास प्रकार के पालतू जानवर सूरज की रोशनी और पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारे पास पानी की असीमित आपूर्ति है, लेकिन अगर यह धूप है, तो आपको इसे धूप सेंकने के लिए लेना होगा। जब तक ये सूर्य के नीचे 2 घंटे तक रहता है, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, बॉस ने समझाया। क्या आप एक नज़र रखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ। फैंग युआन ने सिर हिलाया। बॉस ने एक बटन दबाया और पिंजरे को फैंग युआन के सामने धकेल दिया गया। छिपकली ने बेजान आंखों से फैंग युआन को देखा, फिर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि बॉस ने बटन को फिर से दबाया और ऐसा लगा कि बिजली का एक विस्फोट उसके शरीर से गुजर गया था, जिससे ये ऊर्जावान हो गया। बेलें भी बॉस पर हमला करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुई, लेकिन जिस क्षण उन्होंने पिंजरे को छुआ, बेलें और भी अधिक बिजली के झटके से प्रभावित हुई और वे तुरंत वापस सिकुड़ गए। लिटिल बी तारांकन स्टार, आप अभी भी मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बॉस ने जमकर कहा और फिर से इलेक्ट्रिक शॉक बटन दबाने वाला था। फैंग युआन ने उसे रोका और कहा, मैं इस पालतू जानवर को ले जाऊंगा। इसकी लागत कितनी है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि फैंग युआन एक पालतू जानवर खरीदना चाहता था, बॉस ने तुरंत उसके चेहरे पर एक मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति डाल दी। उसने अपने हाथ रगड़े और फिर 5 उंगलियां निकाली। 500 मिलियन। उद्धरण चिन्ह। युवक, जिसे देखकर आपने पूरी दुनिया की यात्रा की है, आपको बहुत कुछ देखा जा सकता है। आप निश्चित रूप से निम्न श्रेणी की गलती नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बॉस मुस्कुराया और कहा, मजाक मत करो। ये 5 बिलियन है। प्लेटिनम इंटरमीडिएट ग्रेड प्लेटिनम बेल छिपकली के लिए 5 बिलियन, ये बहुत बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह। 5 अरब की कीमत से फैंग युआन हैरान नहीं थे। उसे पहले से ही पैसा कमाने का एक तरीका मिल गया था। उसे और अधिक झटका लगा कि बेल छिपकली का ग्रेड वास्तव में प्लेटिनम मध्यवर्ती ग्रेड था। मजबूत होने के बाद क्या
वो सीधे प्लेटिनम उच्च श्रेणी के घास प्रकार के पालतू जानवर प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये कल्पना करना कठिन था कि कुछ महीने पहले वह अभी भी एक चांदी ग्रेड पालतू जानवर के लिए लड़ रहा था। अब एक प्लेटिनम हाई ग्रेड उसके सामने सही था। फैंग युआन ने अपने दिमाग में गणना की कि उसे 5 अरब की कीमत के लिए ट्रेन के उपकरण स्टोर में आगे और पीछे दर्जनों यात्राएं करने की आवश्यकता होगी। हालांकि मुद्रास्फीति बहुत गंभीर थी। उसे तब तक खेती करने की आवश्यकता होगी जब तक कि शंघाई में प्रशिक्षक समाप्त नहीं हो जाते। बॉस, मैंने इसे समय के लिए नहीं खरीदा। क्या मैं इसे कल के बाद उठा सकता हूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। फैंग युआन ने कहा, जरूर, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी मैं आपको ये पालतू जानवर दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वाकई इतनी अच्छी बात थी? फैंग युआन को लगा कि वो गलत सुन सकत है। उसने बॉस को एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देखा। वो नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। आपको लियू शिवेन द्वारा पेश किया गया था, है ना? हम समझते हैं कि आपकी प्रयोगशाला में एक औषधि है जो पालतू जानवरों को उच्च स्तर तक विकसित करने की अनुमति दे सकती है। यदि आप मुझे गुप्त सूत्र बता सकते हैं तो ये बेल छिपकली आपको उपहार के रूप में दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बॉस ने कहा कि चूंकि वो काले बाजार का मालिक हो सकता है, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से एक निश्चित स्तर की दृष्टि और ताकत थी। हालांकि शुरुआत में उन्होंने देखा कि फैंग युआन सिर्फ एक साधारण छात्र था, लेकिन रास्ते में उसने इतने सारे प्लेटिनम ग्रेड के पालतू जानवरों को देखा, लेकिन बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं किया गया था। उसने अपने चेहरे पर कोई डर भी नहीं दिखाया। इसके अलावा वो लियू शिवेन द्वारा पेश किया गया था, इसलिए बॉस ने एक संभावना का अनुमान लगाया था कि वो फैंग युआन था जिसने ग्रिफॉन लीजन बनाया था। आपके पास सूत्र है, ठीक है, फैंग युआन। उद्धरण चिन्ह। बॉस के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। ऐसा लगता था कि यान देश के प्रशिक्षकों को वास्तव में कुछ पहलुओं की कमी थी। फैंग युआन की तरह उन्होंने एक बार सोचा था कि एक पालतू जानवर का विकास स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल था, जब तक कि उन्होंने यह नहीं देखा कि भूमिगत रक्त में लड़ाई के माध्यम से शून्य रक्त का पंजा विकसित हो सकता है। उसके बाद झाओ रेन ने विकास औषधि की खेती की और अंत में आर्कन दायरे प्रमाणन के दौरान सामग्रियों का आदान प्रदान करके पूर्ण विकास पूरा किया। अधिकांश प्रशिक्षक इस काले बाजार के मालिक की तरह थे, जो उस औषधि के बारे में सोच रहे थे जो एक पालतू जानवर के ग्रेड को अजेय बना सकती थी। मेरे पास विकास क्षमता के लिए गुप्त सूत्र है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि मैं केवल एक छात्र हूँ और मुझे वह गुप्त सूत्र याद नहीं है, इसलिए मेरे लिए आपको बताना असंभव है। फैंग युआन ने जवाब दिया, हालांकि मेरे पास यहाँ विकास की औषधि की एक तैयार बोतल है। आप इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जो कानून का उल्लंघन करता है तो आप परिणाम जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि एक विकास औषधि थी, बॉस उत्साहित दिख रहा था। फैंग युआन में विकास की एक बोतल थी। उन्होंने मूल रूप से इसे आहली के लिए रखने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे विकसित होने के लिए इस औषधि की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह रहस्यमय क्षेत्र को चुनौती देना चाहता था और अधिक अच्छी तरह से और पूरी तरह से विकसित होना चाहता था। इसलिए उसने औषधि का उपयोग करके विकास के विचार को छोड़ दिया था। उन्होंने अपने बैकपैक से नीली पोशन की बोतल निकाली और इसे ब्लैक मार्केट बॉस को सौंप दिया। फैंग युआन ने कहा, इस औषधि की एक सीमा है। औषधि का ये स्तर केवल मध्यवर्ती ग्रेड के लिए एक प्लेटिनम निम्न ग्रेड विकसित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने ये कहा, फैंग युआन ने अपने सिस्टम के बारे में सोचा। जैसे जैसे पालतू का ग्रेड बढ़ता गया, प्रभाव और भी बदतर होता गया। उनका सिस्टम केवल प्लेटिनम लो ग्रेड से प्लेटिनम हाई ग्रेड तक विकसित हो सकता है। यह विकास औषधि प्रणाली के कमजोर संस्करण की तरह लग रहा था। एकमात्र लाभ ये था कि कोई भी इसका उपयोग कर सकता था। हालांकि प्रवर्धन के संदर्भ में कोई भी फैंग युआन की तुलना नहीं कर सकता था जो धोखा देती थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।